हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो DSSB PRT की 25 क्लासेस जो हैं वो हम PYQs की कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इन थियोरी क्लासेस का। सो ये 26 क्लास है। इससे पहले 25 क्लासेस PYQs की हैं। अब 26 से लेके 35 क्लासेस जो हैं वो हमारी, यानी ये 10 क्लासेस आपकी किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? थियोरी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इस थियोरी में मेजरली मैं आपको बता भी दूंगी हर एक, क्योंकि इस थियोरी जो 10 क्लासेस हैं ये मैंने DLED वाला जो NIOS के कोर्सेज हैं उनके हिसाब से डिजाइन की हैं। ओके, ताकि आपको ये भी हो जाए मेंटली कि आपने सारे कोर्सेज कवर किए हैं और कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां ऐड होनी होगी वो मैंने कर दी होगी। ओके, सो ये 3 ब्लॉक जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे जी आज की क्लास में। एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, बिकॉज आप PRT लेवल का एग्जाम दे रहे हो, सो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्री लेवल के कि एजुकेशन कहाँ से आई, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम 6 से 14 साल की एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपलसरी प्रोवाइड करते हैं। तो इन जनरल बेसिक्स हैं। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आई हुई हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूंगी, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने क्रोनोलॉजी की फॉर्म में ऐड कर दी है आपकी इस क्लास में, इस क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं इन कोर्सेज के हिसाब से ही ये 501 502 ऐसे करके क्लासेस चलेंगी, ताकि एक ब्रॉड आइडिया आपको इन कोर्सेज का भी हो जाए, बिकॉज डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन जो है वो NIOS के मटेरियल से आता है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कोर्सेज की इंपॉर्टेंस के हिसाब से और उसमें कितना स्टफ है, यानी किसी किसी में ज्यादा ब्लॉक हैं, ज्यादा यूनिट्स हैं, तो उस हिसाब से क्लास की लेंथ जो है वो ऊपर नीचे रहेगी। सारी क्लासेस सेम नहीं रहेंगी। सो ये जितनी भी होगी ऑब्वियसली 502 इससे थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि उसमें लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि NIOS में मान लो 2 ही थियरीज दे रखी हैं तो मैंने आपकी क्लास में 2 ही थियरीज डाली है, नहीं। उससे रिलेटेड अगर लर्निंग थियरी तो मैंने सारी थियरीज ऐड की है जो आपको जरूरी है आपके लिए। ओके, ऐसे ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो जो यहाँ दे रखी है वो तो है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्होंने पियाजे और वाइगोट्स्की पे ज्यादातर फोकस किया है, बट इनके क्वेश्चन जो है वो बाउल्बे से भी आते हैं, अटैचमेंट थियरी एंड ऑल। सो बहुत सारी चीजें वो सारी मैंने ऐड की हैं। सो ये मोर देन इनफ रहेगा। मैक्सिमम आउटपुट आपके इस मिनिमम इनपुट से निकल के आएगा। तो इन 10 क्लासेस से बहुत कुछ आपको समझ आएगा, और ये सारा का सारा मटेरियल एलिमिनेशन मेथड में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो हम एलिमेंट्री एजुकेशन की और उसके पीछे की चीजों की आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट इंडियन एजुकेशन की कि एंशिएंट इंडिया में क्या चलता था, सो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज ध्यान रखिए, ये बोलते हैं कि नॉलेज जो है ना वो थर्ड आई है इंडिविजुअल की। सो 2 आंखें हमारी होती हैं सेंसेस के तौर पे, तीसरी आई हमारी नॉलेज है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एज इट इज ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्योंकि एजुकेशन या जो नॉलेज है वो हमें लिबरेट करती है। ओके, हमें चीजें सिखाती है, ह्यूमिलिटी लेके आती है। विदाउट एजुकेशन आप एनिमल से बेटर नहीं हो। एजुकेशन ही है जो आपको एनिमल से बेटर और बेहतर और अलग बनाती है। ओके, ऐसे ही लैंग्वेज वाले चैप्टर में हम बोलेंगे कि हम एनिमल से अलग इसलिए क्योंकि हम हमारी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजें। ओके, करेक्ट इंसाइट डेवलप्ड बाय लैंग्वेज इंक्रीज द इंटेलिजेंस, सो विच वाज कंसीडर्ड एज पावर एंड एफिशिएंसी। तो करेक्ट इंसाइट अगर आप एजुकेशन के थ्रू जो डेवलप हो रही है, यानी एजुकेशन की वजह से ही इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी इंटेलिजेंस में। ओके, देन है भर्तरी जो है वो नीति ये आपका शास्त्रार्थ में बोलते हैं, विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट। तो ये लाइन पूछी जा सकती है, किसने बोली है? ओके, ये बिलीव किया गया कि एजुकेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, सोसाइटी में भी और इंडिविजुअल में भी, क्योंकि इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे तो ऑब्वियस है इंडिविजुअल से मिलके ही सोसाइटी बनी हुई है। ओके, एजुकेशन को एज अ रूट हम कंसीडर करते हैं ह्यूमन हैप्पीनेस का। ठीक है, और इसको ये बिलीव किया जाता है कि ये हमारी एफिशिएंसी, हमारी इंटेलिजेंस एंड देन हमारा फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, हेल्थ, सारी चीजों की इंक्रीमेंट ही देखी जाएगी अगर आप एजुकेटेड हो तो। ठीक है जी, अल्टीमेटली एजुकेशन के थ्रू ही हम साल्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, एजुकेशन कब शुरू होती थी? एंशिएंट टाइम की बात हो रही है और ये एंशिएंट टाइम की बातें हैं। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में उपनयन संस्कार के साथ जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन शुरू होती थी। ओके, अच्छा, ये तो हिंदुइज्म में है उपनयन संस्कार। ओके, आप एक और वर्ड याद रख सकते हो, पबजा।
ये बुद्धिज्म में है। सेम चीज जैसे ये उपनयन संस्कार हम कर रहे हैं लड़के और लड़कियों का, वही चीज पबजा जो है वो बुद्धिज्म में होता है। पबजा का मतलब भी गोइंग आउट होता है, यानी अपने घर से बाहर निकल के जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो उसको बुद्धिज्म में पबजा बोल रहे हैं और अपने हिंदुइज्म में उपनयन संस्कार बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि उपनयन संस्कार लड़कों का होता है या लड़कियों का भी होता है, तो दोनों की बात की गई है जी, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए उपनयन संस्कार रहेगा, सेम एज में रहेगा। ओके, अच्छा अब आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार करवाई हुई है चीजें, कि उपनयन संस्कार जो है वो कितने साल की उम्र में होता है। ओके, 6 साल, 8 साल, 12 साल, कितने कितने साल की उम्र में शुरू होता है? क्योंकि उपनयन संस्कार हम हिंदुइज्म में बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म में हम 4 वर्णों की बात करते हैं, ठीक है। उन 4 वर्ण में जो 3 वर्ण है ना पहले, उनके लिए तो उपनयन संस्कार होता है, शूद्रों के लिए नहीं होता है। ओके, सो ये जो 3 हैं, इनमें भी जो आपके ये हैं ब्राह्मण्स हैं, उनके लिए सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है। जितना मुझे ध्यान है 6 साल की उम्र में ब्राह्मण्स के लिए शुरू होता है। अगर आपको एग्जैक्ट एज ना भी पता हो तो आप एटलीस्ट ये सीक्वेंस ध्यान रख सकते हो। ये आपका क्या बोलते हैं, 6 साल की उम्र में ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य। ओके, तो क्षत्रिय के लिए 8 साल पे शुरू हो जाएगी एजुकेशन और 12 साल पे शुरू हो जाएगी आपकी किसके लिए, वैश्य के लिए, और शूद्रों के लिए होती ही नहीं है। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख लो कि हर एक वेद, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद हिंदुइज्म में तो हम वेद ही सिखा रहे हैं ना, सो हर एक वेद को मास्टर करने में 12 साल लगते हैं। ओके, तो यानी किसी ने 12 साल की उम्र में जब एडमिशन लिया है, उसका उपनयन संस्कार 12 साल की उम्र में हुआ, सो 12 के बाद 24 साल तक जब होगा तब वो एक ही वेद अच्छे से समझ पाएगा, उस पर मास्टरी हासिल कर पाएगा। सो इस तरीके से आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, ये आपके एनआईओएस के मटेरियल में नहीं है, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आपने सुना होगा तो थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा स्टोरी की तरह। ओके जी, देन है एजुकेशन जो है वो एक ट्रेनिंग की तरह ली जाती थी पहले, कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज या अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आप एक बेटे, पति, फादर, इन सब की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। तो 4 स्टेजेस की बात करते हैं हम लाइफ में। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी इसके अंदर आप ब्रह्मचार्य रहते हैं, आप सेलिब्रेट रहते हैं, ठीक है। सो लर्नर ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, वो पढ़ रहा है वहां जाके। फिर आप हो सकता है वहां से आगे उसी में पढ़ना चाह रहे हूं, या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे हो गई है 12 साल पढ़ लिया मैंने, अब मैं जो है गृहस्थ आश्रम में एंटर करना चाह रहा हूं, तो गृहस्थ आश्रम आपकी मैरिड लाइफ के लिए होगा, ठीक है। देन है जी वानप्रस्थ आश्रम, यानी रिटायर्ड लाइफ, और आपका संन्यास आश्रम रहेगा रेनुशिएशन की लाइफ। सो ये 4 वर्ड आपको पता हो कि अच्छा 4 स्टेजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं लाइफ को। ओके, देन है जी, ये बहुत कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमने बोला ना यहाँ पे बॉयज पे ही फोकस होता है कई बार, और हम भूल जाते हैं कि गर्ल्स का उपनयन संस्कार का भी टाइमिंग वही है। सो ऐसे ही कुछ एक स्कॉलरली वुमेन हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिनमें है गार्गी, अत्रेयी, देन तारा, द्रौपदी, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, कौशल्या। ओके, सो ये थोड़े से नाम दिमाग में रहेंगे तो ऐसे रहेगा कि हाँ ठीक है, गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है जी। देन है मेजर एम्स या गोल्स क्या रहेंगे, तो वही है, हम स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, सिविक सेंस डेवलप करना, एफिशिएंसी प्रमोट करना, कल्चर को प्रिजर्व करना और फर्दर प्रोपगेट करना, आगे भी ट्रांसमिट करना, तो ये सब काम जो है वो मेजर एम जो है सेट करते थे। गोल एम और जो गोल्स हैं एजुकेशन के वो यहाँ से सेट होते थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए डिफरेंट रिलीजन रिचुअल्स, व्रत, प्रेयर, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलती थी। ओके, देन है स्टूडेंट्स जो है वो फ्री थे कि जो भी सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करना चाहे, जो पढ़ना चाहे वो कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ का पार्ट माना जाता था। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हो, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ये आपका बच्चे जो है वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहें, देन अपने हिसाब से काम कर पाए, लाइफ में जो है उनको जरूरत ना पड़े किसी की, तो उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, वो अपने हिसाब से काम करे, तो सारी चीजें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था, ये बात याद रख सकते हो।
ओके। डिस्क्रिशन और जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्रिशन और जजमेंट जो है वो भी पर्सनालिटी में लाने के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट थे। लॉजिक था, फिलोसफी था, लॉ था, लिटरेचर था। तो ये सब्जेक्ट से आप जो है डिस्क्रिशन और जजमेंट सीख पाते। ओके। स्टूडेंट्स जो है उनको ये समझाया जाता था कि वो एक कस्टोडियन है और टॉर्च बियरर हैं, कि उनके जो कल्चर है उसको आगे कौन लेके जाएगा, स्टूडेंट्स ही लेके जाएंगे, आगे वही ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो वो टॉर्च बियरर, उनको टॉर्च बियरर की तरह देखा जाता था। ओके। एजुकेशन जो है वो मैकेनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, मेमोरी की। ये जो बच्चे वेद पढ़ रहे थे उनको दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे रिटन कुछ होता नहीं था, तो जो वेद उनको समझाए गए उनको एज इट इज याद करने होते थे। ओके। सो वो ओरल तरीके से आगे ट्रांसमिट कर पाए। तो ये चीज तो रोट मेमोरी के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज को आप प्रिजर्व करके कैसे रखोगे, पेपर प्रिंटिंग ये सब था ही नहीं। सो नॉलेज को प्रिजर्व करने का काम, इसीलिए तो टॉर्च बियरर बोला है कि आप याद करो, आपको अच्छे से दिमाग में बस जाने चाहिए, और ओवर द ईयर्स जो है वो एक्यूरेसी भी उनमें आई जाएगी याद कर करके। ठीक है। एजुकेशन को एक लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो कंसीडर किया जाता है। देन सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, कि आप अपने आपकी बेहतरी के लिए ही ये चीजें कर रहे हो। अब इसमें भी अपने आप की बेहतरी में होलिस्टिक वर्ड आ जाता है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सारी कैपेबिलिटीज जो है वो हम बच्चे की बढ़िया करना चाहते हैं। ओके। देन ये पढ़ाएगा कौन, गुरु का कॉन्सेप्ट था। गुरु विद्यादान, ठीक है। सो इट्स लाइक विद्यादान ही सबसे बड़ा दान है, तो फ्री में एजुकेशन जो है वो गुरु प्रोवाइड करते थे। गुरु वर्ड बोल रहे हैं तो गुरुकुल सिस्टम भी था। ठीक है। अब गुरुकुल सिस्टम में जब फ्री में एजुकेशन मिल रही है, बच्चे वहीं रह रहे हैं, घर पे नहीं जाते हैं। सो गुरु उस गुरुकुल का हेड है, जिसको फादर फिगर या पेरेंट की तरह देखा जा रहा है। हर एक बच्चा जो है वो वहां पे भिक्षा मांग के लाएगा, तो एवरीवन हैड टू बैग अल्म्स, ठीक है, जिसको हम माधुकारी भी बोलते हैं। सो ये माधुकारी किसको बोलते हैं, भिक्षा मांगने को बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो रियल स्कॉलर हैं, प्रूवन मास्टर हैं, उन्हीं की रिस्पेक्ट आपको देखी जाएगी, और वही जो है वो गुरु होते हैं, उन्हीं को रिकग्नाइज या अपॉइंट किया जाता है। इट्स लाइक जैसे आजकल आप अगर कोचिंग जाओ तो आप देखते हो ना कि किसके पास से पढ़ूं, कौन बेस्ट है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे अलग अलग लोग होते थे जो पढ़ा रहे होते थे। तो अब कौन सा गुरु सबसे अव्वल माना जाता है, कौन सा गुरु सबसे रियल स्कॉलर माना जाता है, तो उस गुरु के पास जाके बच्चे पढ़ना प्रेफर करते थे। ठीक है। सो गुरु को एक एपिटमे माना जाता था गुड क्वालिटीज का। ठीक है। सो गुड क्वालिटीज ऑफ हेड, हार्ट, हैंड, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, स्कॉलरशिप, सब कुछ आता है गुरु को। ठीक है। सो टीचर वही है जो लास्ट तक स्टूडेंट रहे। टीचर एक लर्नर पहले है, जो हमेशा सीखता रहे। ओके। सो 3L का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। 3L मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है। सो वो गाइड बाय द साइड था, ना कि सेज ऑन द स्टेज। यानी एक सेज ऑन द स्टेज तो मतलब स्टेज पे खड़ा है इंसान, और जो नीचे है बस उनको ज्ञान बांट रहा है और अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। बट ये गुरु जो है वो बिल्कुल साइड में साथ ही साथ आपके चलेंगे और आपको शिक्षा देंगे, समझाएंगे चीजें, लाइफ कैसे जीनी है, कैसे संभालनी है सिचुएशन, वो सब सिखाते थे। ओके। तो अपने आप में ही गुरु जो है वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन माने जाते थे। ओके। और वो अपनी स्कॉलरशिप, सेक्रीफाइसेस, उन सब के लिए भी फेमस होते थे। एक स्नेह मॉनिटोरियल सिस्टम होता है जी, आपको पता होना चाहिए। देखो, स्नेह मतलब प्यार प्यार में पढ़ाना, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो स्नेह, प्यार प्यार से पढ़ाना इज लाइक जो आपके साथ वाले हैं प्यूपिल, या आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, सो वो सारे लोग जो है टीचर की तरह काम करते थे। ओके। सो इंडक्ट प्यूपिल ईदर सन ऑफ द टीचर और ओल्डर सीनियर एबलर स्टूडेंट्स। यानी आपके मान लो अभी 10वीं क्लास का बच्चा हम 6ठी क्लास में पढ़ाने भेज दें, कि 10वीं क्लास का बच्चा आराम से 6ठी क्लास वाले को पढ़ा सकता है, तो दैट इज स्नेह मॉनिटोरियल सिस्टम। ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन एक मनु पीरियड आता है बाद में, जिसमें चातु वर्ण की बात हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी सीक्वेंस में ये चीजें रहती थी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 6 साल पे संस्कार हो रहा है, उपनयन संस्कार ब्राह्मण्स का हो रहा है, 8 साल पे क्षत्रियों का हो रहा है, और 12 साल पे वैश्यों का संस्कार हो रहा है। ठीक है। और शूद्रों को इंक्लूड ही नहीं किया जाता था उसके अंदर, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जाती थी। और इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी इसीलिए क्योंकि एक तरीके से इनइक्वालिटी आ गई ना, अगर आप देखोगे सिनेरियो उस टाइम का। तो इसी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में शूद्र हो या कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सबको जो है वो सेम एजुकेशन मिलेगी। तो यही इसी एस्पेक्ट को देखते हुए कि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं,
उसी वजह से बी आर अम्बेडकर ने जो है बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, जब तक वो क्योंकि उन्होंने बोला था ना, मैं हिंदुओं की तरह मतलब जन्म हिंदू योनि में हुआ है मेरा, जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू। तो उन्होंने फिर कन्वर्जन करके और बुद्धिज्म जो है वो ज्वाइन किया था, और वो जब उनके एक्सपायर हुए तो वो बुद्धिस्ट बन चुके थे। ओके, सो वही चीज है कि क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें जब गड़बड़ाती हैं सोसाइटी में, तब एक नया रिलीजन, नई चीज उठ के आ जाती है। ओके, तो एक रिजिड कास्ट सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। और उसके बाद जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वर्ण थे ना वो सोसाइटी के हिसाब से थे, लेकिन उसके बाद जो चीजें बन गई उसकी भी, अगर मैं ब्राह्मण, मतलब इट्स लाइक मैं टीचर हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं वॉरियर हूं, लड़ने जा रही हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। तो वो पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से होता था, लेकिन वो ऑक्यूपेशन कब जो है एक ट्रेडिशन बना दिया, और कब जो है ब्राह्मण मतलब एक वो होता ना, यू आर, ये जो कास्ट सिस्टम है ये कैसे बर्थ से कनेक्ट कर दिया। सो वो सारी चीजें वहां पे हो गई फिर। ओके, तो ये आपको चारों नाम पता होने चाहिए। कई बार ब्राह्मण की जगह पंडित लिखा आता है, उसमें वो क्वेश्चन गलत बताया था, तो ये वर्ड्स एग्जैक्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं। ओके, गुरु के अपने बहुत सारे रोल होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए वो पेरेंट का भी काम करेंगे, टीचर का भी, स्कॉलर का भी, मिशनरी, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, फैसिलिटेटर, सारे काम जो है वो बेचारा गुरु ही करता था। गुरु और शिष्य के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप, फादर सन वाला रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और बहुत बार ये फादर सन वर्ड हम देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं शायद लड़कियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, बट ऐसा नहीं था। ओके, सो वो फादर सन वाला रिलेशन तो हम बोलते हैं, लेकिन वो ध्यान रखिए कि गर्ल्स में भी बहुत सारी स्कॉलर जो है वो हमारे सामने हैं। ओके, देन बुद्धिस्ट पीरियड आ गया जी। मोनेस्ट्रीज को हमेशा बुद्धिज्म से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो वो मोनेस्ट्रीज डेवलप होने लग गई। ये जो प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं, बिग एस्टेब्लिशमेंट इनमें देखने को मिला अशोक के टाइम पे। ठीक है, एज अ काउंटर पार्ट ऑफ हिंदू गुरुकुल, यानी पहले हिंदू गुरुकुल होते थे, जैसे ही बुद्धिज्म बना उसके बाद मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, बहुत सारी चीजें जहां पे शिक्षा दी जाती है। सो ये जो मोनेस्ट्रीज पे फोकस हुआ ये अशोक के टाइम पे हुआ। ओके, they engaged themselves in creation, conservation, dissemination of knowledge. So ये तीन मेजर फंक्शन जो है मॉडर्न यूनिवर्सिटी के उस टाइम पे देखे गए, टीचिंग का, रिसर्च का और एक्सटेंशन का। टीचिंग मतलब पढ़ना पढ़ाना, रिसर्च करना, नई चीज देखना, और जो है एक्सटेंशन में डिसेमिनेट करना, उस नॉलेज को एक्सटेंड करना। ओके, उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज बहुत सारी ओपन हुई, और एंट्रेंस टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है हायर एजुकेशन में, जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला, वालाभी, नदिया, कांची, बनारस। तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तक्षशिला, नालंदा वगैरह में ये एंट्रेंस टेस्ट कौन लेता था? द्वारपंडी लेते थे, यानी जो द्वारपाल होते थे। इससे ये समझ आता है कि जो द्वारपाल होते थे इन यूनिवर्सिटीज में वो भी बहुत पढ़े लिखे होते थे। ओके, देन है गुरुकुल कंटिन्यूड इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन इंडिविजुअल कैपेसिटी नोट एज एन इंस्टीट्यूशन। सो ये जो थे ये इंस्टीट्यूशन की तरह बाहर निकल के आए, बट गुरुकुल एक तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक गुरु पढ़ा रहा है। ओके, सो वो एक तरीके से एक बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे। ओके, मिडिवल पीरियड में पाठशालाज आ गई जी। ठीक है, मकतबाज जो है वो, अच्छा मिडिवल पीरियड है तो मुस्लिम एजुकेशन या इस्लाम जो है वो ज्यादा था, तो मकतबाज लोअर एजुकेशन के लिए होते थे, मदरसाज हायर एजुकेशन के लिए होते थे। ठीक है, सो ये चीजें आपको पता हो। मोस्क जो है वो इंपॉर्टेंट रिलीजियस जो है इस्लामिक एजुकेशन की जगह मानी जाती थी। पार्ट ऑफ होली कुरान टू, आप होली कुरान का पार्ट जो बच्चों को पढ़ा रहे हो टू मुस्लिम चिल्ड्रन, सो बाय मुल्ला या मौलवीज जो है वो वहां पे पढ़ाते थे। आगे फर्दर जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो यहाँ पे आलिम, फाजिल ये भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ये वर्ड्स भी आप ध्यान रख सकते हो कि आलिम, फाजिल ये वो टीचर्स हैं जो यहाँ पे होते हैं। क्योंकि मुझे जितना याद ध्यान है, मौलवी इज लाइक 12th पास। ठीक है, एंड देन आलिम अंडर ग्रेजुएट और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएट। ये इस बार नेट में क्वेश्चन था, तो इसलिए ये वर्ड्स हमें भी नए सीखने को मिले। ठीक है, सो आलिम और फाजिल जो है, आलिम और फाजिल, अगर आपने ये पीपीटीज लेके वो इनका निकलवा रखा है, क्या बोलते हैं, प्रिंट वगैरह, तो आप वहां पे एक आधे वर्ड और ऐड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। देन है जी एजुकेशन, अच्छा ये लो मैंने यहाँ लिख ही दिया, एजुकेशनल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मुंशी या मौलवी ये सेकेंडरी लेवल यानी 10th ग्रेड पास, आलिम जो है वो 12th ग्रेड, कामिल जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट, और फाजिल जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट।
ओके सो ये एक सीक्वेंस जो है वो मुझे देखने को मिली, बट अगर आपको ये गड़बड़ कुछ लग रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। और उसके अलावा बस ये याद रखो कि ये वर्ड्स जो, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं आएगा आप लोगों के, बस आपको ये बताओ कि ये वर्ड्स जो हैं वो इस्लामिक एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके देन है जी द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी टुडे। आज के ज़माने में सोसाइटी चेंज हो रही है, डे टू डे सोसाइटी, ठीक है। सो कनेक्टेड एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, आईसीटी एप्लीकेशंस देखने को मिल रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लर्नर की ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है, टीचर का रोल अगर आप देखोगे सो वो चैलेंजेस जो हैं वो जो क्रिएट हो गए हैं उसकी वजह से, मतलब नए चैलेंजेस या नई टेक्नोलॉजी जब आई है सो टीचर के लिए भी नए चैलेंजेस जो है वो क्रिएट हो गए हैं। सो टीचर का रोल अगर हम एमर्जिंग सोसाइटी में देखें सो वो आपको चैलेंजिंग रोल नजर आएगा। ओके ये मैंने रेड में इसलिए कर रखा है जी, इंपॉर्टेंट है, कहीं छुपी हुई लाइन जो है आपको ये देखने को मिल जाएंगी। ये वर्ड आप नाम याद रखेंगे, लॉरियाल्ड, ठीक है, लॉरीलार्ड, ठीक है। ये आपका कन्वर्सेशन मॉडल है जो 4 टाइप के रोल जो है वो टीचर के बताता है, डिस्कर्सिव रोल, अडेप्टिव रोल, इंटरैक्टिव रोल और रिफ्लेक्टिव रोल। सो कई बार पूछ लिया जाता है टीचर कितने टाइप के रोल प्ले करता है, DSSB में तो फॉर श्योर पूछा जा सकता है, या फिर किसने दिए हैं, ठीक है, डिस्कर्सिव, अडेप्टिव, इंटरेक्टिव या फिर रिफ्लेक्टिव जो टाइप्स हैं ये किसने दिए हैं, तो ये लॉरीलार्ड ने दिए हैं, तो इनका नाम आप याद रख सकते हो। ओके आज के जमाने में अगर आप टीचर को देखोगे, क्योंकि नया वर्ल्ड आ गया है, नए न्यूमरस रोल टीचर के लिए खड़े हो गए हैं, तो टीचर जो है वो डेवलपर भी है, नर्चर है, ई कल्चर का नर्चरर है, ठीक है, नेटवर्कर और चेंज एजेंट है, बदलाव वही लेके आएगा, लर्निंग प्रैक्टिशनर, फैसिलिटेटर, रिसोर्स डेवलपर, देन टेक्नो पैडागो, क्योंकि ये पैडागोजी हम अभी तक जो पढ़ रहे थे कैसे पढ़ाना है टीचर को पता था, अब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को कैसे पढ़ाना है, इवेल्युएट टीचर करता है तो इवेल्युएटर है, एक्शन रिसर्चर टीचर को बोला जाता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च हम वैसे भी लोकल लेवल पे इमीडिएटली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए करते हैं, तो एक्शन रिसर्चर, बिहेवियर साइंटिस्ट क्योंकि वो बच्चों के बिहेवियर को मोल्ड करता है, करिकुलम डिजाइनर और उसको ट्रांजैक्ट भी करता है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइनर क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का सिस्टम भी टीचर ही बना रहा है। ओके सो ये चीजें आपको रटनी नहीं है, बट आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे है कि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर की जो होनी चाहिए, या उनमें या तो हो या वो एक्वायर करें, डेवलप करें, ठीक है। सो एक तो ओपन और पॉजिटिव हो टीचर, कभी भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट टीचर से रिलेट नहीं करेंगे। ओके कम्युनिकेटिव हो, अपनी चीजों को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, लिसनर हो, बच्चों को अच्छे से सुन पाए, ठीक है, डिपेंडेबल हो यानी ऑनेस्ट, ओपन, ऑथेंटिक हो अपने काम में, ठीक है। देन है जी पर्सोनेबल हो, देन ऑर्गेनाइज्ड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट और पॉइज्ड हो, मोटिवेटेड हो, कंस्ट्रक्टिव हो, कंपैशनेट हो, इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव हो, देन अपना वैल्यू बेस्ड, सेंसिटिव हो कम्युनिटी वैल्यूज के प्रति, नॉलेजेबल हो, क्रिएटिव भी होना चाहिए, पेशेंट भी होना चाहिए और कमिटेड हो, चलो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड हो। सो आपको सारे पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ दिख रहे होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या टीचर क्या रोल प्ले करेगा, सो आपको पॉजिटिविटी के हिसाब से आंसर करना है। ओके जी देन आता है जी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है, उस टाइम पे एजुकेशन का क्या लेना देना था। सो ये एक छोटी सी क्रोनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से आपको एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प मिलेगी चीजों को करने में। सो मैं स्टोरी की तरह बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। चार्टर एक्ट आता है जी 1813 में कंपनी की तरफ से। सो ये जो चार्टर एक्ट है, सो क्योंकि अभी तक महारानी या क्वीन के अंडर नहीं आए हैं हम लोग, 1857 की क्रांति के बाद आप क्वीन के अंडर आते हो। ओके उससे पहले तो कंपनी रूल ही चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी। सो उस टाइम पे एक चार्टर एक्ट आता है जिसमें ये बोला जाता है कि 1 लाख की ग्रांट दी जाती है एजुकेशन के लिए, जो आप याद रखोगे। ओके उसके बाद माउंट स्टोर्ट का एल्फिंस्टन रिपोर्ट आती है जी 1823 में, जिसमें इंग्लिश के ऊपर फोकस है, इंग्लिश की बात की गई। देन मकाले मिनट आता है 1835 में, ठीक है। सो इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मकाले। सो ये जो मकाले मिनट है इसमें इन्होंने बोला कि हमें एक क्लास रेडी करनी है जो ब्लड में और दिखने में तो है वो हिंदू, ये आपके इंडियंस, ब्रिटिशर्स, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं वो ब्रिटिशर्स जैसे होने चाहिए। ओके सो बेसिकली आप इंग्लिश सिखाना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर क्लास को,
अब आप सबके ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हो, मास एजुकेशन की बात नहीं हुई है यहाँ पे, बट आप कुछ लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक मुझे आती है तो फैमिली में भी धीरे धीरे वर्ड्स यूज होने लग जाएंगे ना, सो वो डाउनवर्ड फिल्टरेशन होने लग जाएगा। सो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी अगर वर्ड आता है वो भी आप मकाले से ही रिलेट करेंगे। ओके उस टाइम पे बेंटीक जो हैं वो वहां पे गवर्नर थे, तो बेंटीक प्रोक्लेमेशन निकल के आती है, उन्होंने इश्यू कर दिया 1835 में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सो उन्होंने बोला इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की बात की, जो कि प्रमोट कर रहा था यूरोपियन लिटरेचर को, साइंस को इंडिया में, और एक प्राइमरी लैंग्वेज जो है हायर एजुकेशन में इंग्लिश हम लेके चल रहे थे। ओके अब देखो 1835 के बाद सीधा 1854 में बात उठती है पढ़ाई की, और 54 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला जाता है। ओके सो ये वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है जिन्होंने बहुत सारी बातें की एजुकेशन से रिलेटेड, और उनको मानते हुए या उन चीजों का थोड़ा असर देखते हुए हम देखेंगे कि 1854 में ये एक्ट आया था, और 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं। ये पहली 3 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो ओपन हुई थी। ओके सो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज। ओके तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी एक तरीके से बनी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है उसको किस तरीके से बनाया गया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पे बनाया गया था, यानी जैसे जैसे वो थी वैसे वैसे इन्होंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनाई थी। ओके सो ये तीनों यूनिवर्सिटीज के नाम आपको पता हो, ये 1857 में ओपन हुई। ओके उसके बाद फिर से सारी चीजें गड्ढे में चली गई, इतना कोई बातचीत नहीं हुई एजुकेशन के ऊपर। देन आता है हंटर कमीशन 1882 में, इसने पर्टिकुलरली वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करने को बोला, तो ये सारी चीजें हंटर कमीशन में होती हैं। ओके देन आता है जी पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1882 में ये कमीशन आया और एक 1882 में ही पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है। अब आप देखो अगर आप भारत के मैप की थोड़ी सी बात करोगे, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता हो, सो यहां कहीं हम जो है देखते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये है बॉम्बे, और इधर अपना हो गया मद्रास। अब आप देखो साउथ में तो फिर भी ये दोनों यूनिवर्सिटीज हैं, बॉम्बे और मद्रास, बट अगर आप देखोगे यहाँ कलकत्ता पूरे नॉर्थ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही है सिर्फ। सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन आता है, और फिर हम पंजाब यूनिवर्सिटी ओपन करते हैं 1882 में। उसके बाद तो यहीं पे ही फिर यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आ जाती है 1887 में। ओके देन है जी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट आता है, जिसको कमीशन आता है बेसिकली, जिसको रेले कमीशन भी बोलते हैं। पूछा जा सकता है कब आया था, तो 1902 में आया था। इसकी सारी की सारी रिकमेंडेशंस को जब मान के एक्ट बना तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट निकल के आता है। ये सारी की सारी बातें तब हो रही है, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, तो कई बार कर्जन एक्ट, कर्जन पॉलिसी, वो चीजें भी बोली जाती हैं। ठीक है सो यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया कि इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाली चीजें बन रही हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की इन्होंने कोशिश की, और वो कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे ये कमीशन लेके आए थे 1902 में। ओके बाद में ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बन गया। इस रैले कमीशन में सिंगल एक ही इंडियन मेंबर था जिसका नाम सैयद हुसैन बेलग्रामी था। ओके देन आता है जी 1917 में, क्योंकि उसके बाद 1904 में तो ये चल गया, 1905 में फिर हमने स्वदेशी मूवमेंट चला दिया अपने देश की लोकल को अपनाने के लिए। ठीक है सो वो मूवमेंट वगैरह चले। उसके बाद 1917 में जो है हमारे पास सैडलर कमीशन आता है। सैडलर कमीशन क्या था, यूनिवर्सिटी में काम कैसा चल रहा है, चीजें कैसी हैं, कैसे आप और रिकमेंडेशंस दे सकते हो। सो ये ना इसने फोकस सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे ही किया था, तो इसलिए इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। ओके उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। देन 1929 में हार्टोग कमेटी आती है, ये देखने के लिए कि जो सैडलर कमीशन ने चीजें बोली थी वो हो रही है नहीं हो रही है, उस टाइम पे एजुकेशन का क्या लेना देना है। ओके देन सापरू कमेटी आती है जी 1934 में, वोकेशनल कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए। वारदा स्कीम आप याद रखेंगे, वारदा स्कीम के जो वो हैं क्या बोलते हैं चेयरपर्सन, वो जाकिर हुसैन थे जी। बट वारदा स्कीम को जब भी नाम से जाना जाता है तो गांधी जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने जो एजुकेशन की एक बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा या फिर नई तालीम, तो उन सारी चीजों की बात वारदा स्कीम के दौरान की थी। ओके देन अबॉट वुड रिपोर्ट भी आती है जी 1937 में। सार्जेंट प्लान ऑफ एक्शन आता है 1944 में। फिर सरकार कमेटी आती है एक 1945 में, जो रेकमेंड करती है हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए, किसकी तर्ज पे, MIT USA की तर्ज पे, इन 4 रीजन्स ऑफ इंडिया, तो वो बनने चाहिए, वो यहाँ पे बात हुई थी। ओके
अब जो चीजें आपके एनआईओएस के मटेरियल में मेन पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मकाले मिनट हमने बोला कि 1835 की बात है। दो ग्रुप्स होते थे, एक ओरिएंटलिस्ट ग्रुप, एक एंग्लिसिस्ट ग्रुप। एंग्लिसिस्ट जो है जो फेवर में है इंग्लिश के, जैसे मकाले है, और ओरिएंटलिस्ट है जो किसमें अगेंस्ट है इंग्लिश के, और जो एशियन कल्चर को बढ़ावा देने, जो अपनी लैंग्वेजेस हैं संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। देन है ये मकाले, तो यही चाहते थे, वो इंग्लिश के फेवर में थे कि हम एक ऐसी क्लास ऑफ पर्सन क्रिएट करें इंडियंस की जो ब्लड और कलर में जो है इंडियंस है, बट टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स, इंटेलेक्ट, थॉट प्रोसेस वो सारा इंग्लिश है उनका। ठीक है, और फिर ये पॉलिसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो है वो बोला जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे मासेस तक अपने आप चली जाएगी, हमें मासेस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये एक्सेप्ट किया फिर लॉर्ड बेंटिक जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने इसको पास कर दिया, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह आती है। ओके, देन बात आती है वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम रेकमेंड किया क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ 5 प्रोविंसेस। तो जो 5 प्रोविंसेस थी, हर एक में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए। ओके, देन पहली 3 यूनिवर्सिटीज निकल के आती हैं 1857 में, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ड्यूरिंग फर्स्ट 30 ईयर्स आफ्टर डिस्पैच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली इंक्रीज हुए, बट एक्सेप्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज अदर प्राइवेट एफर्ट्स वर नॉट एनकरेज्ड। सो सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज को तो एनकरेज किया गया, लेकिन और किसी भी प्राइवेट एफर्ट को एनकरेज नहीं किया गया पढ़ाई के लिए। हंटर कमीशन आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट है जी ये, टू डाइवर्सिफाई द स्कूल करिकुलम एंड इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, नीदर द पब्लिक नॉर द गवर्नमेंट अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ दिस प्रैक्टिकल सजेशन। तो ये जो हंटर कमीशन था ये टोटली इग्नोर हो गया। ठीक है, देन है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिसको रैले कमीशन भी बोलते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्चुअली 1202 में, और एक्ट बना 1904 में। ठीक है, तो मेजर चीजें जो मैंने ऊपर बताई, एक ही सैयद हुसैन जो है वो यहाँ पे एक ही पर्सन इंडियन थे। सेकेंडरी स्कूल्स को भी कंट्रोल यूनिवर्सिटी के कंट्रोल के अंडर ला दिया गया, और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट के अंडर स्कूल्स जो हैं हैड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज, यानी यूनिवर्सिटी ही स्कूल्स को रिकग्नाइज करेगी। ठीक है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो यहाँ पे फ्रेम किए गए इस पर्पस के लिए। फिर सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये बोल रहे थे कि हायर एजुकेशन को बाइफर्केट कर दो एट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रादर देन मैट्रिकुलेट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इट्स लाइक 12th तक क्लासेस होती है, तो आप 10th के साथ 11th मिला दो, और 12th को स्कूल कॉलेज के साथ मिला दो, हायर एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो इन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजेस, सॉरी, बाइफर्केशन ऑफ हायर एजुकेशन एट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो इन्होंने इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाने की बात कही भाई। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी चीजों से रिलेटेड रहेगी, और ये हाई स्कूल से अटैच्ड रहेंगे। ओके, इट इज रिकमेंडेड दैट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, बोर्ड भी आप एस्टेब्लिश कर दो। वो जो बीज है, जो 10+2 की 10+2+3 वाला सिस्टम कोठारी कमीशन के बाद हम फॉलो करते थे, वो यहाँ पे बीज यहाँ पे निकल के आता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 10+2 वाली स्टेज, जो ये +2 वाली स्टेज है, वो कहाँ से निकल के आती है? जूनियर कॉलेज जिसको कई बार बोल देते हैं कई जगह पे। सो ये जो +2 वाली चीज 10वीं के बाद 11वीं 12वीं है, वो यहाँ से निकल के आती है। इन्होंने बात की थी इंटरमीडिएट एजुकेशन की। ओके, बाद में फिर कई एजुकेशन कमीशन ने ये बोला था कि आप जो है, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है यानी 11th और 12th है, उसको हटा के 11th को 10वीं के साथ मिला दो, और 12th को आप जो है हायर एजुकेशन के साथ मिला दो। सो ये बात बाद में हुई थी। ओके, यहाँ पे इन्होंने ये 10+2 वाली चीज जो है वो क्रिएट की थी। तो सीड जो है, बीज जो है वो यहाँ पे बोया गया था +2 एजुकेशन का। ओके, उस टाइम पे एजुकेशन की क्या पोजीशन थी उसको रिव्यू करने के लिए हार्टोग कमेटी जो है वो लाई गई। सापरू कमेटी यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड थी। यूपी में यूनाइटेड, उस टाइम पे क्योंकि 1934 की बात हो रही, तो यूनाइटेड प्रोविंस इसको बोलते थे हम। ठीक है, 1934 में अपॉइंट की गई, ये देखने के लिए कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है। ओके, सो इन्होंने फिर जो है सापरू कमेटी ने ये नीड जो है वो महसूस की कि जो डाइवर्सिफाइज कोर्सेज को सेकेंडरी एजुकेशन पे आप डाइवर्सिफाई करो।
ओके क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए आप पढ़ा रहे हो, ये कंक्लूजन पे आए थे वो। ओके वोकेशन के लिए नहीं पढ़ा रहे हो कि बच्चे कमा पाए अपने हिसाब से। अबॉट वुड रिपोर्ट आती है जी 1936 में। ये जो है ये भी ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगी। ये किस लिए थी? ये एडवाइस करने के लिए थी पर्टिकुलरली कि वोकेशनल एजुकेशन में दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड थी। ओके देन वारदा स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बेसिक क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन भी बोलते हैं। जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस टाइम पे हुई थी वारधा में। तो उस कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी ने ये प्रपोजल दिया था कि 7 से 14 साल की एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपलसरी हो, और मदर टंग के थ्रू, ये जो 7 साल है ये मदर टंग के थ्रू पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा जितना जल्दी और अच्छे से मदर टंग में समझता है उतना किसी और लैंग्वेज में नहीं समझता। ओके तो एक कमेटी बनाई गई डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप के अंडर, और वहां से फिर ये वारदा स्कीम या बेसिक एजुकेशन जो है वो निकल के आती है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन स्कीम जो है वो होनी चाहिए, वो इस रिपोर्ट में सबमिट की गई। ओके देन सार्जेंट रिपोर्ट आती है जी। सो ये सार्जेंट रिपोर्ट में प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन, यूनिवर्सल कंपलसरी फ्री एजुकेशन, सो इन चीज़ों की बात हुई। ये जो यहाँ पे जब वो बनाया गया है कि 6 से ये जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, इन चीज़ों की बात हुई। ओके तो जो सीनियर बेसिक या मिडिल स्कूल है वो फाइनल स्टेज रहेगी स्कूल की। हाई स्कूल कोर्स जो है शुड कवर 6 ईयर, वो चीज़ इन्होंने बोली। नॉर्मल एज जो है एडमिशन की 11 साल हो। हाई स्कूल जो है वो 2 मेन टाइप के हों, एक एकेडमिक हाई स्कूल हो, एक टेक्निकल हो, कि किस चीज़ में बच्चा बेटर है उस हिसाब से आप जो है उसको स्कूल में डालिए। डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल का होना चाहिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इन दोनों का, एकेडमिक और टेक्निकल स्कूल्स का, वो गुड ऑलराउंड एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है। ओके मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सभी हाई स्कूल्स में। सो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें सारी की सारी स्टेजेस कंसीडर की गई, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर एजुकेशन और आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो सारी स्टेजेस कवर करने वाला प्री इंडिपेंडेंस पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आपकी सार्जेंट रिपोर्ट थी। ओके तो इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी बच्चों को प्रोवाइड की। ठीक है ड्यू इंपॉर्टेंस जो है वो टीचिंग प्रोफेशन को दी गई थी। सैलरी स्केल्स में, सर्विस कंडीशंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि टीचर अगर बेहतर सिचुएशन में होगा तो फ्यूचर जो है बच्चों का वो भी बेहतर सिचुएशन में रहेगा। ओके देन हम आज़ाद हो जाते हैं जी। आज़ादी के बाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स कर दिया, यानी केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं डीपीएसपी आर्टिकल 45 में ये चीज़ मेंशन होती है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। ओके सो विद इन 10 ईयर्स ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, यानी टेक्निकली हमें अगर 1950 में ये बात बोले तो 1960 तक हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट लेके आना था। ठीक है लेकिन वो इतना टाइम लग गया उसके अंदर, और हम जो है फिर 2002 में ये एक्ट लेके आते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने आर्टिकल 21A जो है वो डाला फंडामेंटल राइट की तरह। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम डीपीएसपीज की बात करते हैं, हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। ओके फंडामेंटल राइट मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के कुछ बेसिक राइट्स हैं। ओके ये बेसिक राइट्स इन्होंने बनाए। इन्होंने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बेसिक राइट्स की बात की कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्योंकि हम उस टाइम पे इकोनॉमिक हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि हम सारी चीजें बेसिक राइट में डाल पाए, तो हमने कुछ एक डीपीएसपीज बनाए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, यानी स्टेट जो भी पॉलिसीज बनाएगा उसको डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स हैं ये। ठीक है जो ध्यान रखेंगे, सरकार जो है ध्यान रखेगी जब वो लागू करेगी कोई भी एक्ट या कोई नई पॉलिसी बनाएगी तो। ओके तो उन डीपीएसपीज में आर्टिकल 45 में ये बात मेंशन थी कि जब भी हमारी इकोनॉमिक हालत सुधरे, प्लस विद इन 10 ईयर्स हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम ये अपना क्या बोलते हैं 6 to 14 वाली एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री प्रोवाइड करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है लेकिन उस टाइम पे हम नहीं कर पाए। हमने इनफैक्ट क्या किया 1976 में
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी डाल दी कि अगर कुछ लोग होता है ना, सिटीजन्स अगर फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ एक ड्यूटी भी उनकी देश के प्रति होनी चाहिए। सो हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी। ओके, देन उसके बाद अच्छा ओके, इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया, एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो किस में ऐड कर दिया, पहले स्टेट लिस्ट में था ओरिजिनली, हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया। सो ये बेसिक्स मैंने डाल रखी है, किसी न किसी स्लाइड में आ जाएंगी, बट आपको पता होनी चाहिए कि जहां पे भी ये वर्ड्स आए आपको ये पूरी स्टोरी घूम जानी चाहिए। ओके, सो 21A आर्टिकल जो है हमने इंसर्ट किया भाई राइट टू एजुकेशन का, कि 6 to 14 ईयर्स जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी, ये दोनों वर्ड आप याद रखेंगे। ओके, अब इसको इफेक्ट में लाने के लिए, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया है ना, कोई कानून थोड़ी बना दिया। सो कानून हमने बनाया 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये जो 86, क्योंकि हम राइट टू एजुकेशन में भी यही बात करेंगे 6 to 14 वाली, उसी में ही हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही एक 51A की ड्यूटी यानी 11वीं ड्यूटी ऐड की यहाँ पे, कि ये जो है पेरेंट्स और गार्जियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है उनकी कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बच्चों की पूरी करवाएं। ओके, आर्टिकल 46 कई बार पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 46 इज अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसका, SC ST और जो अदर वीकर सेक्शन है उनका। 11th फंडामेंटल ड्यूटी में हमने डाला कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड इन एज द केस में भी 6 से 14 साल के बीच में। सो ये पेरेंट या गार्जियन की ड्यूटी है। ओके, देन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात आ जाती है। एलिमेंट्री ऑल्दो अब तो हम NEP की बात करते हैं, NEP हम 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लेके आए हैं 10+2 को हटा के। तो एलिमेंट्री एजुकेशन उस टाइम पे क्या होती थी, अपर प्राइमरी यानी 8th क्लास तक की एजुकेशन, ठीक है। तो उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते थे। तो उसी हिसाब से आपके NIOS में मटेरियल है। सो लो एनरोलमेंट थी, ड्रॉप आउट रेट्स हाई थे, अनट्रेन्ड टीचर्स, ये कंसर्न्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। मोर टीचर्स फॉर ऑब्टेनिंग मोर टीचर्स फॉर रूरल स्कूल्स इज वेरी डिफिकल्ट, तो वहां पे प्यूपिल टीचर रेशियो हाई है। पुअर क्वालिटी है इंस्ट्रक्शंस की, अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की, ठीक है। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ लीडरशिप, सुपरविजन इन प्री प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग करके लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल्स को हमें स्ट्रेंथन करना है चीज़ों को। करंट एग्जामिनेशन सिस्टम को हमें सब्सटीट्यूट करना है, लाइक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। देन इनइक्वालिटी बहुत है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है। सो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो टीचर्स का बिल्ड करना है टुवर्ड्स ICT, क्योंकि ICT के प्रति भी टीचर्स थोड़े से जो है वो रिजिड हो जाते हैं कुछ एक टीचर्स की, हमें नहीं यूज करना ICT, अब तक भी करवाते ही आए हैं। ओके, ये कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगेन साइंटिफिक मैन पावर कमेटी बनी SS भटनागर के अंडर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधा कृष्णन के अंडर आया 1948-49 में। जब भी ये दो डिजिट दिखे 48-49 या 52-53, दैट मीन्स यहाँ पे 48 में ये कमीशन बना और 49 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। दैट्स इट। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर के अंदर आता है, ठीक है। देन ये 1952-53 में था। मोस्ट नोटेबल कमेटी ऑन हायर एजुकेशन इन रूरल एरिया, ये आती है 1954 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KL श्रीमल्ली। इन्होंने 1955 में रिपोर्ट सबमिट की। अगर आपको ये सारे याद ना रहे तो जो हाईलाइट कर रखे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन याद हो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन याद हो, चलो संस्कृत कमीशन ना भी याद हो तो आपको ये याद हो कि दुर्गाबाई देशमुख जो है वो फर्स्ट कमेटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद, तो दुर्गाबाई देशमुख के अंडर, ठीक है। 1961 में NCERT जो है वो बन गया था, एस्टेब्लिश हो गया था। NCERT की फुल फॉर्म आपको पता हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन हंसा मेहता कमेटी अपॉइंट हुई थी जी, किसने अपॉइंट की थी, नेशनल कमीशन काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो पहली दुर्गाबाई देशमुख थी, दूसरी कमेटी फिर हंसा मेहता कमेटी थी। इस कमेटी को ये बोला गया कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए करिकुलम बॉयज और गर्ल्स के लिए हर एक स्टेज पे। ओके, सो ये इस पर्पस के साथ बनाई गई थी। तो पूछा जा सकता है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग करिकुलम डिफ्रेंशिएशन की बात के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो हंसा मेहता, ठीक है। देन एक भक्तो असलम कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। सो आपको और कुछ ना याद रहे तो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो याद रख लेना।
ओके। देन कोठारी कमीशन आता है जी, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, क्योंकि पहला, इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहला कमीशन था जिसमें हमने सब चीज़ों की बात की थी। जैसे यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बात की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में, देन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बात की सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, बट दिस वॉज द फर्स्ट कमीशन जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक की बात हुई थी। ओके। इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम जो है उसकी बात की, इन्होंने 10+2+3 का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इन्होंने रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग की बात की कि अगर हमें चीज़ें बदलनी है तो हमें बदलाव भी मेजर लेके आना पड़ेगा, और वो हम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में लेके आते हैं, जो कि 1968 में आती है। यहाँ पे भी हमने फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन की बात की, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो सारे रूल्स वगैरह बाद में जाके बने। ओके। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, बुक प्रमोशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में बोल दी, और मेजरली सारी रिकमेंडेशंस जो थी नेशनल एजुकेशन कमीशन की, कोठारी कमीशन की, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली थी। ओके। देन 1975 में यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन आती है जी, राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, ये आप ध्यान रख सकते हो। उसी दौरान हमारा पहला एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बन के आता है। एनसीईआरटी ने 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स पब्लिश किए थे अब तक। कौन सा? 1975 में, 88 में, 2000 में, 2005 में, और अब जो आ रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज फॉर स्कूल एजुकेशन, वो जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो अपने एनईपी के अंडर आ रहे हैं। ओके। ये है वो एनईपी के अंडर। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 4 तरीके के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स की बात की है। एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, दूसरा स्कूल एजुकेशन के लिए, तीसरा टीचर एजुकेशन के लिए, और चौथा अडल्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है जी। देन है जी हमारी दूसरी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है 1986 में। स्पेशल एम्फेसिस किस पे दिया गया? डिस्पैरिटीज को रिमूव करने पे, और एजुकेशन फॉर ऑल की उसके साथ, कि भाई एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए, सबके लिए एजुकेशन हो। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं इस पॉलिसी के जो मैंने ऐड कर दिए हैं, हो सकता है पूछ लिए जाएं। सो एक कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर आ गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं सभी के लिए, प्रमोशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन की बात इन्होंने की है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो लेके आते हैं ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आता है कि भाई बेसिक लेवल्स क्या रहेंगे, कि ये तो आना ही चाहिए बच्चे को। ठीक है। देन यहाँ पे नवोदय विद्यालय बाद में बनते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे फोकस होता है, टीचर के स्टेटस को रेज करने पे फोकस होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ये जो पॉलिसी आई थी 86 में, 1990 में हमने क्या किया, एक आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी बनाई कि इस पॉलिसी से रिलेटेड रिव्यू किया जाए कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या हमें लागू करनी चाहिए। ओके। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, इस रिपोर्ट का टाइटल पूछा जा सकता है, टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट काम करती, लागू होती, इस पर डिस्कशन होता, उससे पहले ही कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज होते हैं, और उसकी वजह से जनार्दन रेड्डी कमेटी बिठाई जाती है कि जो रामामूर्ति कमेटी और ये पॉलिसी दोनों की चीजों के ऊपर देखेगी। ओके। तो दोनों को रिव्यू करेगी। सो 1992 में जब जनार्दन रेड्डी कमेटी ने फिर रिपोर्ट सबमिट की, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 बोलते हैं, जो कि बेसिक था, मतलब इसका बेस क्या था? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। तो बेसिक सी बात ये थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात किसने की? प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने। कि कॉमन मतलब ये होता है ना कि मिनिमम चीज है, कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो उसको मिनिमम ये तो आना चाहिए। ओके। सो वो मिनिमम प्रोग्राम जो है वो इन्होंने सेटअप किया। अच्छा, आईसीडीएस बहुत पूछा जाता है DSSB में। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 1975 में आती है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आप लोगों के। सो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया हमने फ्रॉम स्टेट लिस्ट। तो पहले स्टेट लिस्ट में था एजुकेशन, हमने कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। देन एक नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स भी बनाया जाता है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अंडर, और उसकी रिपोर्ट का नाम टीचर एंड सोसाइटी है। फिर इग्नू भी आ गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में। ओके जी।
देन ये फर्दर थोड़ी और क्रोनोलॉजी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप हो गया 1992 में। आरसीआई यानी आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, सो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह 1986 में बना था, लेकिन 1992 में हमने जो है इसको एक्ट बना के और इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया, यानी रूल के थ्रू, लॉ के थ्रू हमने इसको बना दिया। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट बहुत फेमस है, लर्निंग विदाउट बर्डन इसका नाम है। 1993 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने ये रिपोर्ट दी, 1993 में ये आई थी। ओके, तो ग्राउंड ब्रेकिंग एग्जामिनेशन, ग्राउंड ब्रेकिंग वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम फ्लो। तो क्या क्या फ्लॉज हैं उनके ऊपर बात हुई। बच्चे को बिना बर्डन के सिखाया जाना चाहिए, वो चीज इन्होंने बोली। एक यशपाल कमेटी की रिपोर्ट 2009 की भी है, वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। उसका नाम क्या है? रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, देन यशपाल कमेटी ने सजेस्ट किया क्वालिटी क्राइटेरिया, किसके लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सो रैंक अटेन्ड इन स्कूल ग्रेडिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी, परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। सो ये जो है बेसिक क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो क्या इंक्लूड करता है क्राइटेरिया? टीचर की प्रिपरेशन, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा रहा, एजुकेशनल मटेरियल किस तरीके का यूज हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि बच्चे को अलग अलग एक्सपीरियंस इन सारी चीजों से ही मिलेगा। ओके, तो आप इन सारी चीजों के बेसिस पे उसको सिखाएंगे, ये बात इन्होंने बोली। ओके, देन एनसीटीई कब डेवलप हुआ था जी? 1973 में, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, लेकिन बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाई है? 1995 में। कौन से एक्ट के थ्रू? एनसीटीई एक्ट 1993। देन एक सैलोमैन का स्टेटमेंट है जी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता हुआ 1994 में आया। तो आपको ये वर्ड याद होना चाहिए कि सैलोमैन का जो है ये स्टेटमेंट 1994 में आया और ये इंक्लूजन से रिलेटेड बात करता है। ओके, देन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया 1995 में, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई। फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जिसमें 4 ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के जो पर्सन्स हैं उनके वेलफेयर की बात की गई। ओके, फिर हमारा तीसरा जो 2000 का स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, वो आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। सो यहाँ पे मेजर करिकुलर चेंजेस किए गए और कुछ एक चेंजेस जो है वो ऑब्जेक्शनेबल भी लगे, इसलिए कई इस पे केस भी हुआ और उनको चेंज करने की बात हुई। और फिर जाके हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लेके आते हैं। ओके, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो किसके बेसिस पे बनाया गया है? उसने कंसीडर, उनको बोला गया कि जो 1993 की लर्निंग विदाउट बर्डन वाली रिपोर्ट है उसके बेसिस पे एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाओ। ओके, ये कुछ एक बेसिक सी चीजें जो पूछी जा सकती हैं, जैसे ये अपना सेकेंडरी एजुकेशन टेलीविजन प्रोजेक्ट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जिसको साइट बोलते हैं, पोस्ट साइट, देन इनसेट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट, इग्नू का दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में आया, और जो चैनल है एजुकेशनल चैनल ज्ञान दर्शन वो 2000 में आया। एजुसेट पूछा जा सकता है, एजुसेट एजुकेशन सैटेलाइट है जी, ठीक है, पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट था ये एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए। इसरो ने जो है ये बनाया था जी, 2004 की बात है ये। ओके, देन ये स्ट्रक्चर है उस टाइम का स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है, प्री प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। ऑल्दो अब ये चेंज हो चुका है, तो आपको वो वाला ज्यादा पता होना चाहिए जब हम एनईपी की बात करते हैं। 5+3+3+4 एनईपी की क्लास जो है वो मैंने ईएमआरएस के टाइम पे ली थी, तो मैंने ईएमआरएस की एक 13 नंबर की क्लास आपको दिखेगी आपकी प्लेलिस्ट में। मेक श्योर आप उसको सुन लें, क्योंकि एनईपी है वो आपके सिलेबस में नहीं हो सकता है मेंशन, बट पता होनी चाहिए चीजें, तो एनईपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको सुन लेना। ओके, सर्व शिक्षा अभियान बहुत फेमस है जी, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 2001 में आया। उसकी सक्सेस को देखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हम 2009 में लेके आए और उच्चतर शिक्षा अभियान हम 2013 में। इन तीनों को मर्ज करके हम समग्र शिक्षा अभियान लेके आते हैं। इन तीनों को नहीं, सर्व शिक्षा अभियान को और आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को और आपका टीचर एजुकेशन को, इन तीनों को मर्ज करके हमने समग्र शिक्षा अभियान हम लेके आए 2018 में।
ओके। देन है जी बी का वो मिलेनियम फ्रेमवर्क, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो ये वाले पोर्शन को। ऑल्दो ये जो है किससे रिलेटेड है, अपने इसी से, ये जो अपने इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे रिलेटेड है। ओके। एनसीएफ 2005 लेके आते हैं जी हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं करवाऊंगी उसको। उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन भी है जी, इंपॉर्टेंट है ये, हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी, 2005 से 2008 के लिए बनाई गई थी। तो कई बार इसने 2007 में भी रिपोर्ट दी, 8 में भी दी, 9 में भी दी, तो अलग अलग रिपोर्ट्स इसने सबमिट की चीज़ों को ईजी जो है बनाने के लिए, ईजी एक्सेस टू नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों की बात यहाँ पे की गई। इन्होंने टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जो आपके पीवाईक्यूज में भी एक बार आया हुआ था। ओके। देन बात करेंगे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, 1975 में आया था, 88 में, 2000 में, उसके बाद 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म की पॉलिसी के ऊपर फोकस करते हुए कि नॉलेज बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करें। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, 22 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे का नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उसके कोटेशन से ओपन होता है ये। ओके। सो ये सारी चीजें आपको पता हो। एनसीएफ 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे काम करता है। 5 बोला, 4 बोला, 4 हैं जी, मेजरली 4 ही हैं, अगर मैंने 4 लिखे हैं। ओके। सो नॉलेज को कनेक्ट करो, लाइफ आउटसाइड द स्कूल, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड। तो कहीं भी आपको पता हो ना, आपको ये देखना चाहिए कि हम रोट लर्निंग पे कभी फोकस नहीं करेंगे, हम क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाने पे नहीं फोकस करेंगे, हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाएंगे, चीजों को फ्लेक्सिबल वे में देखेंगे, तो उस पर फोकस रहेगा। ओके। सो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये 3 कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे टाइम पे देखे गए कि इनमें बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में। सो बिगेस्ट लिमिटेशन मानी गई एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम की। सो एनसीएफ ने इस इशू को एड्रेस किया, एक फोकस ग्रुप बनाया टीचिंग ऑफ साइंस से रिलेटेड, और फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग की बात की गई, यानी आप लर्निंग बाय डूइंग करवाओ, सिखाओ बच्चे को। सो वो सिखाना, मैथमेटिक्स लर्निंग जो है वो बच्चे को उनकी थिंकिंग, रीजनिंग, विजुअलाइजेशन, ये एबिलिटीज एनहेंस करने पे फोकस करें। तो ये मेजर शिफ्ट थे जी, हम टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक पे फोकस कर रहे हैं, टीचर डायरेक्शन या डिसीजन से लर्नर की ऑटोनॉमी, टीचर गाइडेंस और मॉनिटरिंग से हम, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, सपोर्ट और एनकरेज करेगा लर्निंग को, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चे का, रोट लर्निंग से दूर जाएगा बच्चा, नॉलेज फिक्स नहीं होगी, बच्चा इवॉल्व करेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें सीखेगा, तो ये मल्टीपल डाइवर्जेंट एक्सपोजर टीचर देगा। तो ये मेजर शिफ्ट जो है हमने यहां से यहां की बात की है। ओके। इम्प्लीकेशंस क्या है एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम के लिए। ओके। तो इन्होंने कुछ एक चीजें बोली जो कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर करिकुलम ट्रांजैक्शन 200 दिन। ओके। स्कूल एनुअल कैलेंडर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद जिला पंचायत। तो डिसेंट्रलाइज्ड चीजें होंगी, स्कूल का एनुअल कैलेंडर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से बनाया जाएगा। टोटल होमवर्क टाइम जो है वो कितना रहेगा, ये बोल रहे हैं कि दूसरी क्लास तक तो कोई होमवर्क ही नहीं दिया जाएगा, एंड 2 आवर्स अ वीक फ्रॉम क्लास 3rd ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, यानी 2 घंटे में बच्चे का होमवर्क निपट जाएगा। ओके। 1 आवर अ डे आफ्टर 5 to 6 आवर्स अ वीक मिडिल स्कूल का होमवर्क, ठीक है, 1 आवर अ डे, 2 आवर अ डे जब 10 से 12 घंटे आप वीकली कर रहे हो काम सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी का, यानी 10 से 12 घंटे वीकली। तो आप अगर 7 दिन है, 6 दिन है, 6 दिन पढ़ा रहे हो तो 6 दूनी 12, यानी 10 से 12 घंटे का ही होमवर्क मिलना चाहिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चों को। टीचर ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, की टीचर जो है वो अपनी तरीके से बच्चों को समझाए, उनकी नीड्स के बेसिस पे बच्चों को समझाए। ओके। सो ये जो है आपका क्या परसीव हुआ कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी ड्यूरिंग द सर्विस जब आप टीचर को कुछ चीजें बताते हो, समझाते हो, अपडेट करते हो, वो बहुत हेल्प करता है। ओके। देन बात आती है जी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता क्या है, तो देखो आपको ऐसे समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि जैसे हम खाना खाते हैं, भूख लगती है, जब हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। सो ये एक बहुत यूनिवर्सल चीज़ है। आप चाहे अमेरिका में जाओ, वहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ के इंसान को भी भूख लगेगी तो खाएगा ही, कुछ खाना ही खाएगा, राइट। सो वैसे ही है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो इतनी बेसिक है कि वो हर किसी को ग्रहण करनी ही चाहिए, ठीक है। सो इट्स लाइक ये बेस है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है सब चीज़ों का ये बेस है। सो बहुत बड़ी नीड है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स 6 to 14 की जो एजुकेशन है
6 से 14 साल वाली, वो बहुत बेसिक है और वो यूनिवर्सलाइज होनी चाहिए कि कोई इंसान इस धरती के किसी बिल्कुल दूसरे कोने पे भी रह रहा है तो उसको भी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिली है। ओके, सो वो चीज़ है, बिकॉज एजुकेशन को हम शार्पेस्ट वेपन बोलते हैं, स्ट्रोंगेस्ट शील्ड है ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड। अगर ये नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है, तो आपकी लाइफ मीनिंगलेस है एक तरीके से। ओके, तो ये रीजंस हैं फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का गोल है वो हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सो वो एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, कम्युनिकेशन गैप है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है, ड्रॉप आउट्स हैं, हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टिल, या तो बच्चे आ रहे हैं तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं, या फिर वो सेम ही क्लास में रह जा रहे हैं, स्टैग्नेशन हो गई, वो पास नहीं हो पा रहे हैं, वेस्टेज। सो वो फिनोमिना है। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ओके, जेंडर बायसनेस है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इन लाइफ की, जो पेरेंट्स स्टेबल ही नहीं है वो कैसे अपने बच्चे को जो है वो स्कूल भेजेंगे। ओके, लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन वॉर फुटिंग, सो एफर्ट्स की कमी, स्टेबिलिटी की कमी, तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को। सो आरटीई एक्ट 2009 जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया 26 अगस्त 2009 को, एनफोर्स किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है, दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। तो उसने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की 6 से 14 साल की, लेकिन स्टार्टिंग की अगर मैं 1902 की, देखो कितनी पुरानी बात है, उस टाइम पे बात करूं तो किसने इसको इंप्लीमेंट किया था? कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने, महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्टेट में इसको लागू किया था कि 6 से 14 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, 1918 में विठल भाई पटेल ने जो है प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करा, किसमें? म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ बॉम्बे स्टेट। ओके, तो वहां पे भी एक्ट पास करके ये चीज हुई। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो मैंने रेड हाईलाइट कर रखी है ये आपको याद रखनी है। ओके, महात्मा गांधी ने तो 1937 में बात कर ही दी थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। सो वो भी 7 से 14 साल की एजुकेशन जो है वो 7 से 14 मतलब 14 ईयर्स 7 ईयर्स जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं। ओके, हमारा देश जो है वो किसकी पार्टी है? वो यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो कि 1959 में ये डिक्लेरेशन हुई। सो उसकी पार्टी है, यानी हम साइनेटरी हैं उसके। तो हमने क्या किया? नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन जो है अडॉप्ट की 1974 में। सो इंडियाज नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, ये नेशन की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो चिल्ड्रन को एक वाइटल एसेट की तरह जो है वो रिकग्नाइज करता है। तो अगर वो एसेट हैं तो हमें उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस करना है, उनकी हेल्थ पे फोकस करना है, स्पेशली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं सो उनके ऊपर फोकस करना है। ओके, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। सो इसमें भी ये चीज बोली गई है कि 72 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं इंडिया में बिटवीन 5 to 14 बेसिक एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है जिनको। ओके, या तो आसपास स्कूल नहीं है, या पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे हैं, या वट एवर इट इज। ओके, तो 72 मिलियन बच्चे, 2005 की रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट का नाम आप याद रख सकते हो। ओके, सो इन ऑर्डर टू इंश्योर राइट्स, कि बच्चे को प्रॉपर राइट्स मिले, इंडिया का जो कमिटमेंट है यूएन डिक्लेरेशन के लिए, सो गवर्नमेंट ने NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये एस्टेब्लिश किया 2007 में। 2007 में हमने ये बनाया, लेकिन जो एक्ट है चाइल्ड राइट एक्ट वो 2005 में बन चुका है, ताकि हम बच्चों के जो राइट्स हैं, बेसिक अधिकार हैं, और अगर हम बच्चा बोल रहे हैं तो 0 से 18 साल की बात हो रही है, यानी 18 से नीचे वाले को हम बच्चा बोल रहे हैं। ओके, सो ये उसकी बात हो गई। और भी मॉनिटर करने के लिए लॉज हमने पॉक्सो लॉ बनाया, जुवेनाइल एक्ट बनाया, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वायलेशंस को, पॉलिसीज रेकमेंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे ई बाल निदान जो है वो कंप्लेंट्स के लिए है। तो हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। ओके, ये राइट्स हैं जी किसके? बच्चे के, कि राइट टू सर्वाइवल, उसको जीने का अधिकार है। जीना बोल रहे तो अच्छे तरीके से जीना। वो कब हो पाएगा? जब उसको हेल्थ केयर मिलेगी। ठीक है, नेम ऑफ राइट टू द नेम ऑफ नेशनैलिटी, राइट टू न्यूट्रिशन, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना, नेग्लेक्ट ना किया जाए बच्चे को, तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट, राइट टू लिव विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ रह पाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे बेसिक राइट्स हैं जो बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सारे कंट्री होते हैं ना, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इन द कंट्री, उन्होंने स्टेट कमीशन भी बनाए हैं। जैसे हमने बोला ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके,
तो एनसीपीसीआर ऐसे ही एससीपीसीआर भी बने हुए हैं, ओके, स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स में। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट विच डज नॉट हैव स्टेट, ये एससीपीसीआर नहीं है जहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएट स्टेप लेगी कि वो बनाए एससीपीसीआर, ओके। सो ये तब तक के लिए जिनमें नहीं है, सो रेपा एक इंटरिम अथॉरिटी किसको सेटअप, ये इसको सेटअप करेंगे, राइट्स टू चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो जब तक एससीपीसीआर नहीं है या नहीं बन पा रहा है, तब तक आप जो है एक अथॉरिटी जो है वो सेटअप करेंगे, ओके। ये ड्यूटीज हैं जी टीचर्स की। टीचर्स किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रेगुलरिटी का, पंक्चुअलिटी का, जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एनरोल करना, ठीक है, आइडेंटिफाई द नीड्स, उनकी नीड्स और कैपेसिटीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द क्रिएटिविटी, और बाकी जो एबिलिटीज बच्चे में उसका बेस्ट पोटेंशियल बाहर लेके आना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि बच्चे को एनरोल कर दें, बच्चे को एनकरेज करना कि वो कंप्लीट करे एजुकेशन, बीच में ना छोड़े ताकि ड्रॉप आउट्स ना हो, ठीक है, करिकुलम को स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करना, ये भी एक तरीके से टीचर का रोल होता है। अटेंशन देना, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनको थोड़ी स्पेशल अटेंशन देना, डिफरेंट वो होता है ना नीड्स के बेसिस पे। अवेलिंग ऑल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, बच्चों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखना, कोऑर्डिनेट करना अथॉरिटीज से जो आरटीई को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है, और उनसे अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करके आप जो है बाकी सारे काम करोगे। पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, एक मेंटोर की तरह काम करना और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, एक सोशल चेंज का एजेंट बन के काम करना, ठीक है। सो एक तरीके से टीचर को हम सोशल चेंज का एजेंट भी बोलते हैं। सो ये बेसिक काम है जो बिल्कुल इन जनरल है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आरटीई एक्ट के इवोल्यूशन की बात करते हैं जी, हमने 45 आर्टिकल की बात कर ली। सो कई बार पूछ लिया जाता है डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल जो है वो इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन की बात करते हैं। सो आर्टिकल 45 भी करता है और 39 का एफ भी करता है, ओके। फिर रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 में आई, वो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करने वाला। सो राइट टू एजुकेशन के ऊपर फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पूछा जाए तो रामामूर्ति कमेटी की रिपोर्ट है। 1993 में ये जो है उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, ये जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 21 में हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की, और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी लाइफ तभी हो सकती है जब आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे। सो वो एजुकेशन, वो राइट टू एजुकेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21, यानी राइट टू लाइफ के अंदर ही आ गई वो चीज, ओके। फिर तमस मजूमदार कमेटी जो है वो सेटअप की गई और उन्होंने ये सजेशन दिया कि आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दो, तो ये मजूमदार कमेटी का नाम भी आप याद रखेंगे। फिर हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट जो है वो बोल दिया। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हम डीपीएसपीज की बात करते हैं, और पार्ट 4A के अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, ओके। वो ड्यूटीज भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 ड्यूटी ऐड की गई, और उसके बाद ये वाला जो अमेंडमेंट आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके थ्रू हमने 11th ड्यूटी जो है वो ऐड की, ओके। फिर हमने ये जो आर्टिकल 21A था जिसमें 6 to 14 ईयर्स की बात हो रही है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, तो इसको फॉलो अप करने के लिए, इसको मानने के लिए, लेजिस्लेट करने के लिए, हमने रूल्स बनाने के लिए हम राइट टू एजुकेशन बिल लेके आते हैं, जो फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनता है। कब? 26 अगस्त 2009 को। अब ऑब्वियस सी बात है 2009 में अगर हमने ये चीज की है तो अगस्त मिड सेशन हो गया, मार्च तक हमारा सेशन चलता है स्कूल्स का, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। सो 1 अप्रैल 2010, ठीक है, उससे ये एनफोर्स कर दिया गया कि हर एक बच्चा 6 to 14 एज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, ठीक है जी, याद रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आरटीई एक्ट में फिर हमने बोला कि 6 से 14 साल की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 18 साल तक की फ्री एजुकेशन, ठीक है, तो 6 से 18 बोल रहे हैं हम। प्राइमरी स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर होने चाहिए बच्चे के, और जो आपके 6 to 8 तक के स्कूल्स हैं अपर प्राइमरी, वो विद इन 3 किलोमीटर होने चाहिए। इट्स लाइक बच्चे को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, कई बार दूर जाना पड़ रहा है इसलिए भी पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं, तो वो इश्यू ना आए, ओके।
ये देखो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है, एनफोर्स कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। 51A के, ये जो 11वीं ड्यूटी हमने ऐड की, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें भी यही है कि जो भी पेरेंट या गार्जियन है वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, जो बच्चा 6 से 14 साल का है उसको, ताकि वो अच्छे से एजुकेशन जो है वो ग्रहण कर पाए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज यहाँ स्पेशली मैंने यहाँ मेंशन किए, यहाँ भी, ताकि आपको याद रहे कि ये चीज मैंडेटरी किसने की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाली बात, आरटीई एक्ट 2009 में। ओके जी, अब इसके कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में फर्दर जो है वो सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे। सो उनमें से जो मैंने रेड हाईलाइट कर रखे हैं ये तो आपने ध्यान रखने ही हैं। ओके, सो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, कोई भी एक्ट में यूजुअली चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी सेक्शंस ही होते हैं। देन चैप्टर 2, इसमें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। सो सेक्शन 3 राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो नहीं एडमिट हो पा रहे हैं बच्चे, जो कंप्लीट नहीं की है जिन्होंने एजुकेशन और एज चली गई है, तो उस हिसाब से जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 4 में है। ओके, दूसरे स्कूल में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो सेक्शन 5 में आ जाएगा। देन पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज की जो ड्यूटीज मेंशन है वो आपके चैप्टर 3 में मेंशन है। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ऑलमोस्ट सारा ही रेड नजर आ रहा होगा, ये हमें ध्यान रखना है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो 12वें में हम बात कर रहे हैं जी, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 13th सेक्शन में हम बोल रहे हैं कि कोई भी कैपिटेशन फीस या कोई प्रोसीजर, स्क्रीनिंग प्रोसीजर, जैसे एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं एडमिशन के लिए, आजकल आप देखेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट तो हो रहे होते हैं, बट एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे वो किसी को मना नहीं करते एडमिशन के लिए, भले ही उनको कितने ही सेक्शंस बनाने पड़ जाएं स्कूल में, राइट। सो कोई कैपिटेशन फीस नहीं लगेगी, बच्चा किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर से होके नहीं गुजरेगा। ओके, 14th में हम बोल रहे हैं कि बच्चे से आप एज का प्रूफ नहीं मांगेंगे, बच्चा बोल रहा है मैं 6 साल का हूं, मुझे एडमिशन दो, तो दो। ओके, नो डिनायल ऑफ एडमिशन, आप एडमिशन के लिए मना नहीं करोगे, 15 सेक्शन। 16th में है कि होल्ड बैक नहीं करोगे। आपने बीच में एक चीज सुनी होगी कि नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी 8वीं तक आप बच्चे को फेल ही नहीं कर सकते। सो वो चीज अकॉर्डिंग टू 16th सेक्शन थी, ऑल्दो 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो हमने ये चीज मना कर दी कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ओके, देन 17th में हमने फिजिकल पनिशमेंट, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट वर्ड यूज किया जाता है कई बार। सो आप प्रोहिबिट करेंगे, ना फिजिकल पनिश करेंगे बच्चे को, ना ही मेंटली हरास करेंगे बच्चे को। ओके, देन 18th सेक्शन बोलता है कि कोई भी स्कूल विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन, कोई स्कूल ऐसा एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए स्कूल्स के लिए, वो आर्टिकल 19 में है। 20 में हम बात, सॉरी हाँ ठीक है, 20 में हम कि शेड्यूल को अमेंड कैसे किया जाए वो है, वो जरूरी नहीं है, याद रखना। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और 22 में हम फिर स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है वो रेडी कर रहे हैं। ये 21-22 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछ लेते हैं कौन से सेक्शन में ये मेंशन है। ओके, देन क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट है टीचर्स के लिए, सर्विस कैसी होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह। फिर 24th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की ड्यूटी है जी, यहाँ पे ड्यूटी क्या होनी चाहिए टीचर्स की वो मेंशन है। प्यूपिल टीचर रेशियो 25 सेक्शन में मेंशन है, प्यूपिल टीचर रेशियो आपने याद रखना है। 30, अगर बता ना प्राइमरी लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो, और अगर 150 से ज्यादा बच्चे हैं तो 5 टीचर्स और 1 हेड टीचर होगा, अदरवाइज 30 बच्चों पे 1 टीचर होगा। 6 to 8 में 35 बच्चों पे 1 टीचर होगा। स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जो है अगर ज़्यादा है 200 से, तो आप 40 पे भी 1 कर सकते हो जब 6ठी से 8वीं की बात आ रही है। ओके, ये मिनिमम वर्किंग डेज हैं जी, ठीक है, यानी 45 घंटे पर वीक। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, 45 घंटे पर वीक, ये पूछा भी गया है 45 आवर्स वाला क्वेश्चन। ओके, मिनिमम वर्किंग डेज और इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात करें तो मिनिमम वर्किंग डेज पूरे साल में 200 है, आपने याद हो ऊपर हमने पढ़ा था एनसीएफ में भी 200 फिक्स किए थे हमने, राइट। ये 200:800 जो है, यानी 200 दिन और टोटल मिला के 800 घंटे, ये पहली से 5वीं तक का शेड्यूल है। और अगर आप 6ठी से 8वीं की बात करोगे तो 200 की जगह 220 हो गया, 800 की जगह 1000 घंटे हो गया। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है। 45 आवर्स पर वीक आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। वैकेंसीज को फिलअप करने के बाद 26 में है, ज्यादा जरूरी नहीं है। 27-28 बहुत जरूरी है। 27 में हम बोल रहे हैं कि आप टीचर्स को नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए डिप्लॉय नहीं करोगे एक्सेप्ट दीज 3 सिचुएशंस। ऑल्दो ये 3 सिचुएशन अपने आप में ही महाभारत है। पॉपुलेशन सेंसस, यानी जब भी जनगणना होगी टीचर्स करवाएंगे। डिजास्टर रिलीफ,
अगर कोई आपदा आ गई है तो टीचर्स को आप बुला सकते हो, वो हेल्प करेंगे, ड्यूटीज लगा सकते हो। इलेक्शंस में टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ठीक है। सो ये 3 काम है, इनके अलावा बच भी क्या गया जो ये बोल रहे हैं नॉन एजुकेशनल पर्पस के लिए आप डिप्लॉय नहीं करोगे। एनीवेज बट ये तीनों ऑप्शंस आपने याद रखने हैं। देन 28 में हम बोल रहे हैं कि टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशंस के लिए प्रोहिबिटेड हैं, प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेंगे। चैप्टर 5 में हम करिकुलम और कंप्लीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो करिकुलम, एग्जामिनेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो यहाँ मेंशन है। चैप्टर 6 में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड, चैप्टर 7 में मिसलेनियस, यानी टोटल 7 चैप्टर हैं, 39 सेक्शन हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। 4th चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ चीजें मेंशन हैं। चैप्टर का नाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेजर क्वेश्चंस आपके बनने हैं। ओके अब हम बोल रहे हैं, हमने इस चैप्टर में 21 में पे बोला कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन होगा? ओके सो हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्कूल अदर देन अनएडेड विद इन 6 months। ओके सो तब की बात है ये कि 6 महीने के अंदर अंदर बनाओ। एनीवेज पॉइंट ये कि एसएमसी बननी है, ओके मैंडेटरी है। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 75% स्ट्रेंथ जो है वो पेरेंट्स की रहेगी, पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ बच्चे, और 25% जो है वो कौन कौन होंगे। यूजुअली हम बोल देते हैं 25% लोकल अथॉरिटी होगी, चल जाएगा, बट वो बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, क्योंकि उस 25% में हम बोल रहे हैं 1/3, इस 25% में से 1/3 मेंबर्स जो हैं जो लोकल अथॉरिटी में इलेक्टेड मेंबर्स हों। ओके कौन डिसाइड करेगा? वहां की लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेगी। मान लो गांव में स्कूल है तो पंचायत डिसाइड करेगी कि कौन जो है एसएमसी का पार्ट बनेगा। 1/3 मेंबर्स अमंग्स टीचर्स फ्रॉम द स्कूल, ये भी बाय टू बी डिसाइडेड बाय टीचर्स ऑफ स्कूल कि उन टीचर्स में से कौन एसएमसी का पार्ट रहेगा। तो 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, 1/3 जो है वो आपके क्या बोलते हैं इसमें टीचर्स फ्रॉम द स्कूल, और रिमेनिंग 1/3 जो हैं वो लोकल एजुकेशनिस्ट, ताकि वो होता है ना एक तरीके से आप जो हैं कम्युनिटी को भी पार्ट बना रहे हो एक तरीके से। ओके तो 1/3 फ्रॉम द लोकल एजुकेशनिस्ट या चिल्ड्रन इन द स्कूल। सो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, लोकल एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि लोकल एजुकेशनिस्ट होंगे या चिल्ड्रन होंगे। यूजुअली लोकल एजुकेशनिस्ट के ऊपर जाते हैं हम। ओके सो ये एग्जैक्ट लाइंस हैं जो एसएमसी की फॉर्मेशन है। ओके फिर इस जो अपना आरटी एक्ट है, इसमें 2019 में हमने अमेंडमेंट की, 2 चीजें मेन अमेंडमेंट की। एक तो जो आरटी सेक्शन 16 हमारा बोल रहा था नो डिटेंशन पॉलिसी, उसको हमने रिमूव कर दिया। हमने बोला कि आप विद इन 3 वो होता है ना विद इन द पीरियड ऑफ 2 months, यानी जैसे आज एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो अगर बच्चा फेल हो गया है या उसके अच्छे मार्क्स नहीं है तो वो विद इन, या री आ गई है उसकी, तो विद इन 2 months आप एग्जाम ले लो दोबारा से। अगर पास हो जाता है तो उसको पास मानो और अगली क्लास में भेज दो। ओके ताकि वो डिटेन भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि उसको डर नहीं है कि फेल हो जाएगा। ओके सो फेल कर सकते हो, और बाकी जो है वो बाकी जो ऐसा होता है ना, आप एक्सपेल नहीं करोगे जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती। आप किसी स्कूल में बच्चे को बाहर नहीं निकालोगे, एक्सक्लूड नहीं करोगे कि आपने एक्सपेल कर दिया, वट एवर द रीजंस आर। ओके स्पेशल एजुकेशन टीचर्स से रिलेटेड जो है वो अमेंडमेंट ये लेके आए कि 1ली से 5वीं क्लास तक जब आप बात कर रहे हो तो हर एक 10 बच्चे पे हर एक 10 डिसेबल्ड बच्चे पे क्या होना चाहिए? एक स्पेशल टीचर होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर। और 6 to 8 की बात हो रही है तो हर एक 15 बच्चे के एनरोलमेंट पे एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर होना चाहिए। सो ये एनरोलमेंट पे भी डिपेंड करेगा। ओके तो ये एक और एक बोला इन्होंने, 10 बच्चों पे और 15 बच्चों के एनरोलमेंट पे। ठीक है जी। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का? तो एनसीईआरटी के अंडर हो रही है जी। एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी है, स्टेट लेवल पे एससीईआरटी और एसआईएमईटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट्स हैं, बीआरसीज हैं और सीआरसीज हैं। सो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ये आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, सो ये रहेंगे, बाकी इनके काम रहेंगे। ठीक है सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो एससीईआरटी की फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एसआईएमईटी की फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, दोनों फुल फॉर्म आप याद रखोगे। ओके अब 1954 ऑनवर्ड्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बन गए। एनसीईआरटी स्टार्ट हुआ, फिर 1950 ओके ना, एनसीईआरटी वर स्टार्टेड इन इंडिया सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च 1954 में, देन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर, फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सो बहुत सारी
सारी चीजें हुई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अलग अलग फंक्शंस में एंगेज रहे। ओके, 1961 में हमने क्या किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एक ही एम्बिट के अंडर लाके नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बना दिया। कब बनाइए, 1 सितंबर 1961, दिल्ली हेडक्वार्टर्स है। तो ये पूरा ही याद रख लो, 1961 तो हमें याद होता ही है, 1 सितंबर भी याद रख लो। ओके, ये एनसीईआरटी के फंक्शंस हैं। ये जो फंक्शंस हैं आप ये सारे ध्यान रखेंगे। रिसर्च का काम है, ट्रेनिंग का काम है, तो इसके नाम में ही पता चल गया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग करवाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखेंगे, स्टडीज, इन्वेस्टिगेशन, सर्वेज करवाएंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट का काम इनका रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ये काम करेंगे, एडवाइस का काम, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का काम, डिसेमिनेशन का, ये इसके फंक्शंस रहेंगे, ये मेजर फंक्शंस हैं। ओके, ये कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं जी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एनसीईआरटी की याद रखनी है, एमएचआरडी जो कि अब एमओई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो ध्यान रखेंगे। एससीईआरटी की फुल फॉर्म एमएलएल, मिनिमम लर्निंग, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। सो ये बात हमने किसमें की थी, एमएलएल की 1986 की पॉलिसी में भी की थी, और फिर 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी हमने बोला। डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, जो अभी हम कवर करेंगे। एसओपीटी, ये भी एक प्रोग्राम है जो एनसीईआरटी ने शुरू किया। ओके, सो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अवेलेबिलिटी है बच्चे को एजुकेशन की। तो उस यूनिवर्सलाइजेशन में हम बोल रहे हैं पहले तो एक्सेस हो एजुकेशन की, आप एनरोल कर पाओ, फिर एनरोल होने के बाद आप अटेंडेंस पूरी हो बच्चे की और बच्चा रिटेन करे स्कूल में। सो एक्सेस, एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करवाएं। ओके, ये फुल फॉर्म्स आप याद रखेंगे भाई सारी, SIEMAT, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, SOPT के साथ एक PMOST भी है, PMOST, ठीक है। सो ये दोनों ही इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ये फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्टेट वाइज कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं, आपको बेसिक आइडिया हो कि अच्छा यूपी बीईपी अगर बोला जा रहा है तो यूपी स्टेट का बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है। ओके, ये सक्सेस जब इसने हासिल की तो हमने क्या बोला, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, उसके अचीवमेंट्स के बेसिस पे। ओके, तो बिहार में भी ये एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट हमने चलाया। ओके, यहाँ पे ये जो था ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया था, असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक थी, 1993 में ये हमने लॉन्च किया था। यहाँ पे जो है वो किसकी असेसमेंट ये थी, यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सो 3 लोग थे यहाँ पे, यूनिसेफ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और आपका गवर्नमेंट ऑफ बिहार थी। ओके, तो इन सब ने मिलके स्पेशल एम्फेसिस तो ऑब्वियसली डिप्राइव्ड सेक्शंस पे दिया ही जाता है, अलोंग विद वुमेन। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटर्नली फंडेड प्रोग्राम था ये, 3 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, रांची, रोहतास और वेस्ट पे चंपारण। डिस्ट्रिक्ट्स हार्डली पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, बाद में इसको और भी एक्सटेंड किया गया। ओके, तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे। देन है जी ओके, लोक जुम्बिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना भी ध्यान होना कि बीईपी है तो बिहार का है, यूपी बीईपी है तो यूपी का है, लोक जुम्बिश है तो राजस्थान का है। इनफैक्ट राजस्थान में ये पीपल्स मूवमेंट था कि आसपास के लोग मिलके ही पढ़ा लेंगे, क्योंकि टीचर्स की कमी हो रही थी, तो टीचर्स की कमी हो रही थी तो इन्होंने 1992 में लोक जुम्बिश जो है वो प्रोग्राम शुरू किया, किसके साथ मिलके, सीडा यानी स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट से। ओके, सो ये प्रोग्राम है ताकि मेन गोल यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव किया जा सके, टू ब्रिंग लिटरेसी अप टू 80% इन द ग्रुप 15 से 35। ओके, सो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप 3R वो ओवरऑल मिला के ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही है। ओके, सो लोक जुम्बिश, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट और यूपी एजुकेशन प्रोजेक्ट। एक अच्छा ओके, ये वाला अलग था भाई, लोक जुम्बिश शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट में थे कि वहीं के लोगों को रिक्रूट करके। ओके, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में ही था, ये भी शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट 1987 में, ये अगेन ये भी सीडा से असिस्टेड था। प्रोजेक्ट ने यहाँ पे टीचर एब्सेंटीज देखी, ऑब्जर्व की कि भाई बहुत कमी है टीचर्स की, तो उस वजह से वहीं के आसपास के लोग जो हैं वो मिलके पढ़ाएंगे, तो वो उससे रिलेटेड था ये प्रोजेक्ट। ओके, ये यहाँ पे इसके कुछ एक कॉम्पोनेंट्स हैं। डे सेंटर, तो व्हेन एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल्स रन बाय शिक्षाकर्मी, उसको हम डे सेंटर बोल देंगे।
प्रीहर पाठशाला, चिल्ड्रन हु कैन नॉट अटेंड डे सेंटर दे कम एट नाइट, तो ये प्रीहर पाठशाला होगी रात के लिए। मतलब इट्स लाइक कोई भी रास्ता बचे ही ना कि कोई बच्चा बिना पढ़े बच जाए। ओके, महिला पर ये आपका प्रशिक्षण केंद्र, तो इसमें आप परीक्षण केंद्र, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, महिलाओं के लिए है ये। एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो एक सर्वे ने रिवील किया 6% ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 की एज इन ब्लॉक घटोल यानी ट्राइबल एरिया और बलोत्रा जो डिजर्ट एरिया में आ रहा है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज से हैं। तो स्कीम ने इंटीग्रेट किया डिसेबल्ड चिल्ड्रन को भी, एसकेपी स्कूल्स जो है वहां पे स्टैब्लिश किए गए। ओके, सो इट्स लाइक इंटीग्रेटेड अप्रोच की फिजिकल डिसेबिलिटी है, बच्चा नहीं आ पा रहा है तो आप वहीं जाके पढ़ा रहे हैं। ओके, ये कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जी महाराष्ट्र लाइक स्टेट के, तो ये महाराष्ट्र के अंडर प्रोजेक्ट्स हैं। आप थोड़ा बहुत बस एक आइडिया ले लो इनके, क्योंकि इनके डिटेल में जाके कोई पॉइंट नहीं है आपका। ओके, कि पूछेंगे ही ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। महाराष्ट्र के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें दे रखे हैं। ओके, देन है जी ICDS, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। कब हुई? 5th 5 ईयर प्लान के दौरान 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन थे? 6 साल से कम वाले बच्चे, क्योंकि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम थी ये। देन आपका इसमें बहुत सारे सक्सेस जो है इन प्रोजेक्ट्स में मिली। अब गोल क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ICDS थ्रू आउट द कंट्री। ओके, तो जब इसको सक्सेस हासिल मिली तो ICDS को पूरे देश में लागू करने की बात हुई। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44, अडोलेसेंट गर्ल्स इन सिलेक्टेड ब्लॉक, तो ये सारे जो है वो बेनिफिशियरीज थे इसके। ओके, 9th 5 ईयर प्लान जो है उसने एम किया था कि यूनिवर्सलाइज करेंगे ICDS को। 5th 5 ईयर प्लान में ये लागू की गई, 9th वाले में हमने सोचा कि इसको यूनिवर्सलाइज किया जाना चाहिए। फिर एक स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स है, 2000 में लॉन्च हुई थी, किशोरी शक्ति योजना भी बोलते हैं। इसमें एज ग्रुप 11 to 18 लेके चल रहे थे गर्ल्स का, ये बात याद रखो। अपना फुल पोटेंशियल वो पहचान पाएं, पढ़ पाएं अच्छे से, वही मेन फोकस था। उनकी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डेवलपमेंट स्टेटस, इन सब के ऊपर हम फोकस कर पाएं। सो ये जो है स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल का मेजर पर्पस था। 2000 में लॉन्च हुई, ये पूछा जाता है। और कितनी एज ग्रुप की लड़कियां थी? 11 से 18, वो पूछा जाता है बहुत बार। वेरी इंपॉर्टेंट, DPEP फुल फॉर्म बताओ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, 1994, नाम से पता चल रहा है प्राइमरी लेवल पे। सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड, क्योंकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। ओके, सो 100% एनरोलमेंट, रिटेंशन, 100% एक्सेस एजुकेशन की। सो ओवरऑल प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था। फर्स्ट फेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 स्टेट में शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से शुरू किया था, बाद में बाकी स्टेट्स में इसको एक्सटेंड किया गया। ओके, 4 मेजर कंपोनेंट थे इसके जो पूछ लिए जाते हैं: सिविल वर्क, प्रोग्राम मैनेजमेंट और स्कूल मैपिंग और माइक्रो मैपिंग। तो ये 4 कंपोनेंट्स हम लेके चल रहे थे कि पहले तो जगह हो, काम हो, देन आप जो है प्रोग्राम्स शुरू करेंगे, मैनेज करेंगे चीज़ों को, और स्कूल मैपिंग और माइक्रो लेवल पे प्लानिंग जो है वो की जाएगी इसको लागू करने के लिए। ओके, प्लानिंग और मैनेजमेंट अगर हम देखें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो 2 चीजें होती हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज मतलब ज्यादातर फैसले लेना, मॉनिटरिंग करना, सारा जो है वो नेशनल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाथ में है। ओके, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज्ड बोल रहे हैं तो हमने जो है वो नीचे लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत लेवल तक हमने जो है वो क्या दे दी है, पावर दे दी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। अब आप मुझे बताएंगे कि ये अमेंडमेंट एक्ट्स कब हुए थे? 1990s में ही हुए हैं, 93 या 4 है जितना मुझे ध्यान है, ये आप मुझे बता देना। ओके, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है ये चीजें हुई कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी एक प्रो डायनेमिक, प्रोएक्टिव रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करेगी। ओके, देन स्टेप्स क्या हैं जी? इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन माइक्रो प्लानिंग, तो आप माइक्रो प्लानिंग प्रोसेस में कम्युनिटी को इंक्लूड कर सकते हो, प्लानिंग टीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग रहेगी, कोर प्लानिंग टीम्स आप बनाओगे। तो बेसिकली ये 6 स्टेप्स दे रखे हैं, थोड़ा आइडिया रखिए कि कैसे कैसे चीजें हैं, अगर सीक्वेंस वगैरह में लगाने पूछ लिए तो। ओके, एक आपके इसमें नेटवर्क से रिलेटेड स्कूल नेट वर्ड यूज कर रखा है। ओके, सो नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज या फिर स्कूल, टीचर, पेरेंट, इन सबका जो नेटवर्क है उसको स्कूल नेट बोला गया है। ओके, सो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जेनेरिक टर्म है
to refer to ICT based e-management of school education administrative system. 3 ड्राइवर्स हैं ICT यूसेज के, एक लैंग्वेज है, एक लिटरेसी है और एक लर्निंग है. सो ये तीनों ड्राइवर्स आप याद रखेंगे. ओके जी. ये प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखो प्री सर्विस तो होती ही है वेरियस लेवल्स पे, वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं. प्री सर्विस इज लाइक सर्विस में आने से पहले, जैसे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है ना, वही चीज. इन सर्विस मतलब आप सर्विस में आ गए हो, तो ड्यूरिंग द सर्विस आपको अपडेट करना, आपको जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, चीजों से जो नई नई चीजें हुई हैं उनसे रिलेटेड अपडेट करना, वो काम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का है. कौन कर रहा है? एनसीईआरटी कर रही है, अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी. ओके. सो ये दो एक बार फुल फॉर्म पूछी गई है जी, पीएमओस्ट की और एसओपीटी की. सो आपको ये दोनों फुल फॉर्म्स पता हो, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर और ये स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर. तो ये पीमोस्ट और एसओपीटी, ये ध्यान रखना चाहिए. ओके. पीमोस्ट जो है ये 10 डेज प्रोग्राम, ऑपरेशन शुरू हुआ था 1986-90 में. इस दौरान हुआ ये 1.8 मिलियन टीचर्स जो हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया, उनको कवर करने के लिए. एससीईआरटी और बाकी चीज़ों के साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेशन में काम करेंगे. तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया. एसओपीटी भी एनसीईआरटी ने लॉन्च किया 1993-94 में, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए. किसकी? प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की, ताकि टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो चीज़ें भी बेटर होंगी. ओके जी. देन है टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है जी. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मतलब आप अपनी ही चीज़ें जो आपने पढ़ाई हैं उनको उनके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो. ओके. आप डीप केयरफुल थॉट जो है वो रखते हो अपने प्रोफेशन की जब बात आती है. सो वो चीज़ है रिफ्लेक्टिव, मतलब टेकिंग एक्शन टू इम्प्रूव ऑन व्हाट वन हैज़ लर्न. सो अब अपने आप में भी आप इम्प्रूवमेंट करते हो. ओरिजिन जो है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का वो जॉन डुई की बातों से निकल के आता है. जॉन डुई ने रिफ्लेक्टिव थॉट को भी डिफाइन किया है कि एक एक्टिव, परसिस्टेंट, केयरफुल कंसिडरेशन, किसके बारे में? किसी भी बिलीफ या किसी भी फॉर्म की नॉलेज इन द लाइट ऑफ ग्राउंड दैट सपोर्ट इट एंड फर्दर कंक्लूजन्स टू विच इट टेंड्स. तो ओवरऑल 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बताए हैं. ये कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, मैंने रेड में हाईलाइट कर रखे हैं. ओपन माइंडेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और होल हार्टेडनेस. ठीक है. तो रिफ्लेक्टिव प्रोसेस में ओपन माइंडेडनेस चाहिए होगी, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट बैक करके अपनी ही गलतियां और बेटर तरीके से सुधार के काम कर रहे हो ना. तो आप अपनी गलती मानोगे ही नहीं. अगर किसी चीज में हो भी गई है थोड़ी बहुत, तो आप रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर रहे हो? ओपन माइंड तो चाहिए होगा, ओपन माइंड चाहिए होगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए होगा और पूरा दिल से आप ये काम करो. होल हार्टेडनेस चाहिए होगी. ओके जी. सो जॉन डुई का नाम आप याद रखेंगे. देन है वॉकर. इन्होंने भी रिफ्लेक्शन के बारे में बात की. इन्होंने बोला कि 3 एस्पेक्ट है रिफ्लेक्शन के. ठीक है. एडिंग फीलिंग्स टू द थिंकिंग प्रोसेस. तो पहला है रिटर्निंग टू एक्सपीरियंस, अटेंडिंग और टू और कनेक्टिंग विद फीलिंग्स, और फिर इवेल्युएटिंग द एक्सपीरियंस. ठीक है. तो आपने जो फील किया है, जो पढ़ाते टाइम फील हुआ है या आपने मान लो रिकॉर्ड किया है, तो उसको दोबारा से देख के आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो चीज़ की बात हो रही है. ओके. ये इंपॉर्टेंट है जी. डोनाल्ड स्कॉन का नाम, क्योंकि इन्होंने नॉलेज इन एक्शन टर्म दी है. ओके. सो नॉलेज इन एक्शन में भी इन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए हैं. रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन, ऑन मतलब जिस आप ऑन की बात होगी कि उस एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करना, या जो एक्शन आप लेने वाले हो उसके लिए रिफ्लेक्ट बैक करना. ओके. सो ये 3 टर्म्स जो है इन, ऑन और फॉर वाली, ये डोनाल्ड ने दी है. नाम याद रखना. नॉलेज इन एक्शन टर्म भी इन्होंने ही दी है. तो इसका मतलब क्या है? काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज रिवील्ड इन द वे वी कैरी आउट आर टास्क एंड अप्रोच आर प्रॉब्लम. तो किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच करते हैं उसकी बात हो रही है. सो डोनाल्ड में ये तीनों नाम याद रखना. जॉन डुई ने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात की है. ओके. अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक मॉडल है, ये आपका इचनर एंड लिस्टन का 1996 में दिया था इन्होंने 5 तरीके के ट्रेडिशंस की बात की है. तो इन्होंने रिफ्लेक्टिव टीचिंग के ट्रेडिशंस को हाईलाइट किया है. वो 5 कौन से हैं, बस इतना ध्यान रख लो. एकेडमिक ट्रेडिशन, सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंटलिस्ट, सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट और जेनेरिक ट्रेडिशंस. दैट्स इट.
इन्होंने बोला कि हर एक ट्रेडिशन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एम्फेसिस इन द कंटेंट ऑफ टीचर्स थिंकिंग। सो आपको वर्ड से भी आइडिया हो जाएगा कि टीचर एकेडमिक्स पे फोकस कर रहा है, किस चीज पे फोकस कर रहा है। ओके, सो ये 5 तरीके के ट्रेडिशन की बात किसने दी वो याद रखो, दैट्स इट। ये ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो मेंशन कर रखा है जी आपके ब्लॉग्स में, तो मैंने सोचा बस मैं आपको नाम दिखा दूं थोड़े से, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल के इनिशिएटिव्स हैं ये। मेजर थर्स्ट की अगर आप बात करोगे तो जोमेटियन कॉन्फ्रेंस है जो 1990 में हुई थी, वहां पे इम्पैक्ट भी देखने को मिला E9 कंट्रीज का, साउथ एशियन रीजन का। देन ये यहाँ पे एक 2009 में सेनेगल में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, सेनेगल नाम याद रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है इंटरनेशनल एजेंसीज, तो उनमें यूनेस्को आती है, यूनिसेफ आती है, वर्ल्ड बैंक आता है, DFID आता है। आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता हो, यूनेस्को की, यूनिसेफ की, DFID की, वो आप नोट कर लेना आराम से सर्च करके। ओके, ये आपका होमवर्क है छोटा सा। एलिमेंट्री एजुकेशन इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज वाले डेवलपिंग कंट्रीज की या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल की बात किस कॉन्फ्रेंस में की गई, सो जोमेटियन, थाईलैंड में जोमेटियन नाम की जगह में 5 से 9 मार्च 1990 में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसको जोमेटियन कॉन्फ्रेंस आप बोल रहे हो तो आपको इसका नाम याद रखना है, जहां पे एजुकेशन फॉर ऑल की बात हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आप इक्विटी की बात कर रहे हो, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। ओके, लर्निंग पे एम्फेसिस है, ब्रॉडन कर रहे हो आप बेसिक एजुकेशन के मीनिंग और स्कोप को, इंप्रूव कर रहे हो लर्निंग एनवायरमेंट में, और जो पार्टनरशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये कुछ एक एडिशनल चीजें हैं जो आपको थोड़ा आइडिया रहे तो बेटर है। जैसे एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इससे पहले हमने 1995 की PWD एक्ट पढ़ा, उसके बाद एक पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, 2006 में आई। UNCRPD 2006 में है। ओके, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। इंडिया में जो है ये कब इन्फोर्स हुआ, 2008 में, 3 मई 2008 में। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया। इस एक्ट का पूरा नाम आपको पता हो, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, अदरवाइज RT बोल देते हैं ना, कई बार पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म बताओ, सो एग्जैक्ट फुल फॉर्म आपको पता हो। 2009 में देन एक एनफोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010 से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन के लिए 2009 में, ये उसकी क्या है अपने पास, क्या बोलते हैं इसकी टाइटल है, डॉक्यूमेंट का टाइटल है। हेड कौन थे ये पूछ लिया जाता है, प्रोफेसर CL आनंद थे जी। 2009 का जो NCFT है, तो उस NCFT की, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, तो चेयरपर्सन थे प्रोफेसर CL आनंद। ओके, देन एक जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आती है जी 2012 में। ये रिपोर्ट बेसिकली, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कमीशन बिठाया था, जस्टिस वर्मा कमीशन बोल लो, कमेटी बोल लो। सो ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली टीचर एजुकेशन के लिए था, क्योंकि ये तब तक ये बात चल रही थी कि जो टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे BEd वगैरह जो करवा रही हैं, वो सिर्फ डिग्री बेचने की जगह बन गए हैं। तो उस वजह से जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई 2012 में। सो ये हाई पावर्ड कमीशन किसने अपॉइंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। विजन, इसके टाइटल क्या था, विजन ऑफ, इनकी रिपोर्ट का टाइटल विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, कई बार पूछे जाते हैं एक्सक्लूसिवली टीचर एजुकेशन के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया, सो जस्टिस वर्मा के अंडर था वो। नेशनल पॉलिसी ऑफ ICT के लिए भी नेशनल पॉलिसी एक बनी 2012 में। फिर 2014 में जो है BEd और MEd जो है NCT रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग BEd MEd को 2 साल का कर दिया गया। ठीक है, कब से शुरू होगा, पहला एकेडमिक सेशन 2015-16, यानी 2015 से लागू हुआ, 2014 तक जिसने BEd कर ली वो कर ली, वो 1 साल की उस टाइम पे होती थी BEd MEd 1 साल की, बट उसके बाद हमने 2 साल की कर दी है। ओके, फर्स्ट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी आती है जी 2014 में। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो जब हमने RPWD 1995 था उसको रिपील किया, RPWD लागू किया, वहां पे 7 डिसेबिलिटीज की बात हुई थी, यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज की बात हुई थी। ओके, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 1987 और 2017 में इसको अमेंड किया गया। NEP 2020 में, नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के लिए 2022 में और स्कूल एजुकेशन के लिए 2023 में। मैं ये दोनों आपकी प्लेलिस्ट में ऐसे आप सर्च कर लेना, अगर किसी बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट हो तो एक बार इनको सुन सकते हो, मैंने दोनों वीडियोस बना रखे हैं डिटेल में। ठीक है जी। सो ये हो गया जी हमारा आज का पहला लेक्चर, मतलब हमारा पहला थियरी लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। एंड बाकी सारे लेक्चर्स तो इससे कहीं बड़े हैं, यही सबसे छोटा था आई थिंक। सो ये आपकी ओवरऑल सिनेरियो आपको मिल गया होगा। आपको इसके बाद ये जो लेक्चर्स आप देख लोगे या ये नोट्स आप देख लोगे तो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग से NIOS के 10 कोर्सेज पढ़ो। ओके, मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको वीडियोस के थ्रू ज़्यादा दे पाऊंगी, रादर देन आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो NIOS की जाके, वो भी इस टाइम पे। सो आप ये सारी 10 की 10 वीडियोस अगर कवर कर लोगे, आपके 10 के 10 कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ब्लॉक नहीं बोल रही हूँ, 10 के 10 कोर्सेज जो NIOS का मटीरियल है। ओके, सो पहला कोर्स और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक दोगे उसके बाद ही मैं अगली क्लास अपलोड करूंगी कि आपको कैसा समझ आया, आपको किस तरीके की ये क्लास लगी, प्रोडक्टिव क्लास लगी कि नहीं लगी, समझ आया कि नहीं आया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।